ये और देखो कितना आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप लोग, ठीक है। राधे राधे बेटा। हाँ कुछ कह रहे थे, आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया। यस सौम्या। मैम फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही मैम? हॉलीडेज चल रही है क्या? हाँ अच्छा तुमने पूछा था, 25 से 31 तक टीचर्स का ऑफ है। एक्चुअली मैं इसलिए करा रही हूँ क्लास, इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 11th वालों का ये वाला पेंडिंग है थोड़ा सा, और तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा है इसको, तो आई थॉट कि क्यों ना क्लास ले ली जाए। वैसे भी क्या ही करना है घर पे बैठ के, 2 घंटे तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगी मैं, क्या कहते हो बताओ, है ना। ओके मैम। मैम हॉलीडेज के बाद आप चैप्टर फिर से रिवाइज करोगे? हमारी रिवीजन चलेगी मैम 11th कब में। तक का हॉलीडेज? 31 तक, 1 जनवरी से क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी आप लोगों की। कल है 3 घंटे की क्लास खुशी मैम की, अच्छा चलो यस बधाई हो। आज तुम्हारा ये मैम खत्म और कल फिजिक्स की लगाना। हाँ क्या कह रहे हो, रिवीज। हाँ बेटा। मैम छुट्टियों के बाद हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। प्रीति आप 11th क्लास में हो ना बेटा। यस मैम। हाँ आपका ना नेक्स्ट वीक एक पी ब्लॉक चैप्टर रहता है, वैसे तो आप लोगों का बोर्ड्स में नहीं आ रहा है, बट हाँ। अरे लक्ष्य क्या हो गया, नहीं भेजो ये इमोजी, ठीक है। तो आप लोगों का ना 3 दिन का पी ब्लॉक रह गया, ग्रुप 13 और ग्रुप 15, 3 या 4 दिन लगा लो, उसमें ले लूंगी मैं। और तुम्हारा जो 8 जनवरी होगा उसको तुम्हारी फर्स्ट क्लास होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे, रिवीजन होगा। रिवीजन का मतलब समझ रहे हो कि आपको घर से पढ़ के आना है, मैं पॉइंट्स कवर करवाऊंगी इंपॉर्टेंट वाले, उस और उसके क्वेश्चंस कराऊंगे, मतलब 30% थ्योरी होगी, 70% क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ लेकिन पीब्लो कपा को करना पड़ेगा ना, कर लेते हैं ना, क्योंकि अपने पास टाइम है। अगर अपने पास टाइम ना होता तो मैं पीब्लो छुड़वा देती, बट वी हैव टाइम ना, तो हम कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए, क्या हो गया, क्या समझ में आ गया लक्ष्य, इतने थम्स अप, ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो मेरा लास्ट लेक्चर था जो मैंने लिया था पॉइसो वाली क्लास में। अरे बेटा मैं क्लास में बताऊंगी, अभी ये दूसरा टॉपिक चल रहा है, उसमें आप वो पूछोगे तो सॉरी मैं नहीं बताऊंगी बेटा, वो जब होगा देन मैं आपको बताऊंगी। और मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी भेजी हुई है कि कितना आ रहा है, आप लोग थोड़ा ग्रुप में एक्टिव रहिए ना, ठीक है। ओके जी। अरे इधर देखो, ठीक है, जो मेरा लास्ट लेक्चर था वो था आपका उस पे, किस पे था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस पे था? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एंड एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पे था, वो अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, जरूर बनेगा, 200% बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है वहां से बनने में क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर 4 मार्क्स। और आप लोगों को बच्चा सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं जितना शिवानी मैम ने टारगेट दिया उसके हिसाब से, मतलब दिक्कत हो रही है आप लोगों को। अभी तक एग्जाम थे, चलो ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी है आपको मुझसे ज्यादा, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, करना आपको ही है। कभी भी टीचर के पढ़ाने से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन इन नीट 2024 और 2025, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो बस मैम ने करा दिया ये करके जाएंगे, अपनी तरफ से बुक भी नहीं खोलोगे, तो वो नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं पढ़ाई को, वो मैटर करता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग घर पे मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप लोग जो है अच्छा टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए, तो वही है, इस लेक्चर के बाद हमें कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं वो हो जाए। तो आगे चलने से पहले ये 2 क्वेश्चन है, एक बार बच्चों के डाउट आ रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्लीज जिसका हो गया है वो हैंड रेस कर लो, और जिसका नहीं हुआ है वो सुन लेना भाई। और एक बार ना जो 11th 12th का, अच्छा एक 11th में तो मैंने वो लगा दिया है एडमिन, उसमें मैं ही मैसेज कर सकती हूँ, अगर मुझे दिखा कोई फालतू मैसेज कर रहा है ग्रुप में, फिर बैठे रहना डाउट सोल्व करते रहना, मैं आप लोगों को मैसेज नहीं करने दूंगी। कल पता नहीं किसने ग्रुप कॉल कर दिया था उसमें,
चलिए ठीक है। ओके, जिसका हो गया था ये प्लीज हैंड रेज कर लीजिए आप लोग, जिसका भी हो गया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन एंड 4.8% हाइड्रोजन, ठीक है, रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन। क्या हो गया बेटा आंचल? मैम सारी क्लासेस के ग्रुप डिफरेंट है, कौन सी वाली के? डाउट सॉल्विंग ग्रुप के तो डिफरेंट है, ऑफिशियल सेम होगा। कैलकुलेट द मासेस ऑफ CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ दी सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। बच्चे अगर आपसे ये नहीं हो रहा था, इट मींस आप लोग उतना ही पढ़ते हैं जितना मैं बताती हूँ। मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी कि जरूरी नहीं है वो हमेशा आपसे W1 पूछे। W1 किसका? मान लो CO2 का, सॉरी, जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपसे परसेंटेज पूछे। आपको वो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए जो मैंने बताया था, या अपना बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, फिर वो कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जिसका हो गया था अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ था देखो तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की यहाँ पे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने बताया था इन CO2 में 12/44। मैं ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इससे मेरा जल्दी आंसर आ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। और जिसने ये लेक्चर नहीं देखा तो जाके लेक्चर देखो, ठीक है। और क्लास अटेंड करनी है तो यस, आप क्लास भी अटेंड कर सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा। लास्ट वाले लेक्चर से आज का लेक्चर का लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हम क्या लिखते थे? W1 किसका? CO2 का मास, और डिवाइड बाय W ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, जो कि ग्राम में होता था इंटू 100, ठीक है। अब हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ कितना? 69, 12/44। W1 कितना है बच्चों? दिया हुआ है क्या? नहीं, निकालना है। ये देखो ना, कैलकुलेट द मासेस ऑफ CO2, तो इसको मैं x मान लेती हूँ और 0.20 इंटू 100, इसको अब सोल्व करो। x देखो कितना आ रहा है तुम लोगों का, सोल्व करो इसको, सोल्व करो इसको। हाँ शिवानी, क्या आ रहा है? अंशु क्वेश्चन किए थे क्या तुमने? दीपक ने कर लिया है, सलोनी ने कर लिया है। हाँ शिवानी, बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है बेटा, बोलना पड़ेगा। करो प्रियांशु करो, अब आई थिंक पेपर हो चुके हैं तुम लोगों के। पॉइंट में, हाँ 0.5 जितना आया है उतना ही बताना। यस, दिस इज एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया होगा तुम लोगों ने, कैसे? 2/18 करके निकाला, W1/W इंटू 100, कितना दिया हुआ परसेंटेज? 4.8, 2/18, W1 कितना है देखो एक बार, कितना आ रहा है भाई? W1 निकालना है और W आपको दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से x निकल जाएगा? मान लेते हैं x1 है, दिस इज योर x2, कितना आ रहा है? 0.0। देख लो, जो चेतना बोल रही है मैं उसी को ही आंसर कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने निकाला नहीं है बेटा ये वाला। 0.0864, ठीक है। तो यस, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। हो जाएगा ये अब आप लोगों से ना, ठीक है, ओके। बाकी देखो, अब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आया हुआ है ना। बहुत सारी चीजें होंगी आप लोगों के उस टाइम पे माइंड में, तो वहां पे आप लोगों का क्या होगा? फिर क्या काम आएगा? मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट ही है जिसको, जो मैं मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाती हूँ उसी को क्या किया, ये फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड यूज किए, मजे से आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ, ये पता चल जाएगा अगर जेल्डाल, कैरियस मेथड या आपका उससे कौन सा था, ड्यूमास मेथड से क्वेश्चन आया तो ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ये तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से आया था, तो एक बार जल्दी से इसको पढ़ लो ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूं बेटा। ओके, ए सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पढ़ो इसको। हाँ, was treated according to Geldahl method. The ammonia evolved was absorbed in 50 ml of H2SO4, ठीक है। रेजिडुअल एसिड मतलब जो बच गया है एसिड, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसने इसके कितने इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज किया है, ठीक है, और हमें वही निकालना होता है बेसिकली, ठीक है। तो जो बचा हुआ एसिड है वो क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड उसको कितना चाहिए? NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन चाहिए NaOH का टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? 1.4 बताओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है जी, चलिए
अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था हमें चाहिए एनवी, किसका चाहिए, इक्विवेलेंट्स है, ये क्या है आपको पता है ना, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये वहां से आया था। हो सकता है किसी बच्चे को यही नहीं पता हो कि ये कैसे आया, तो मैं बता दे रही हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, आपका एनवी है। हमें किसके चाहिए होते हैं, H2SO4 के चाहिए होते हैं, एसिड के, जितना वो रिएक्ट किया है NH3 के साथ। तो अब हमारे पास डायरेक्ट तो उसने नहीं दे रखा, अब डायरेक्ट नहीं दे रखा तो निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड किसके बराबर होता है, टोटल कितना निकालो, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, माइनस कर दोगे ये वाला है ना, जो NaOH के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, 60 इंटू 0.5, यही करोगे, बताओ, ऐसे ही करोगे ना, यस मैम। क्योंकि NaOH का तो क्योंकि NaOH का बच्चा N फैक्टर 1 होता है ना। चलो मुझे बताओ इसमें कितना आएगा, फिर कितने यूज्ड हुए, या आप ये भी बोल सकते हो कितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्ट किए NH3 के साथ, बताओ इसको सॉल्व करके निकालो। हाँ जी 20 आ रहा है। 20 आ रहा है, 20 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है क्या, यस ठीक है मैम। ठीक है, ये आ रहा है, तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दूं फिर मैं, यस मैम। 20 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है, वॉल्यूम कितना है बताओ, मैम मिली इक्विवेलेंट आ गया तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई थोड़ी अच्छा करेंगे। सॉरी, अरे हाँ हाँ सो सॉरी, नीचे डिवाइड कर दो, कितना है आपका W कितना है 0.50, 0.5 ठीक है। कितना आ रहा है आंसर इसमें, परसेंटेज 28 आएगा। 56 आ रहा है, 56 आ रहा था मैम। भाई अब तुम लोग अलग अलग आंसर बताओगे तो ठीक है, मैं ये आंसर मार्क कर रही हूँ, ठीक है, मैच कर लिया था इसको, मैम ठीक है। Yes, एनवी क्या है बच्चा, यही तो है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। मिली क्यों है, क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है ml में लिया है, ठीक है, हो जाएगा 56 में, आप लोगों के कहने पे जो है यहाँ पे 56% लिख रही हूँ, तो इसका ये आंसर होगा। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन होंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। देखो भाई आज का टॉपिक का क्या सीन है, आज का टॉपिक का सीन है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, हाँ न्यूमेरिकल भी आता है, आई एम सो सॉरी, हाँ रिटार्डेशन फैक्टर है, वहां से न्यूमेरिकल भी बनेगा आप लोगों का। तो ये वही है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल बनेगा, बट न्यूमेरिकल से ज्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनने का। क्या क्या बन सकते हैं वो आज हम करेंगे, और यहाँ से भी जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, वो 1-2 क्वेश्चन आता है। देखो अभी नीट में क्या है ना, ध्यान से सुनना, या तो वो तुम्हें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में से एक क्वेश्चन देंगे, या इसमें से देंगे, एक तो बनाएगा वो, ठीक है। ओके अगर उसने उसमें से बनाया तो वो किस पे जाएगा, जेल्डाल, ड्यूमास या आपका कैरियस मेथड, क्योंकि ये आपके डिफरेंट है, राइट, तो उससे बनाएगा। अगर वो यहाँ पे आता है, इस वाले प्योरिफिकेशन वाले पोर्शन से क्वेश्चन बनाना चाहता है, तो वो कहाँ से बनाएगा, देखो या तो डिस्टिलेशन से बनाएगा या क्रोमेटोग्राफी से बनाएगा, ठीक है। तो इनसे बना सकता है वो, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ पे सारा कवर करेंगे। तो बच्चे प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई लैब में सैंपल प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप लैब में सैंपल प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप लोगों को पता है जो उसकी थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से, मैंने बताया था आप लोगों को। यस मैम। थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है हमेशा ज्यादा होती है एक्चुअल यील्ड से। ऐसा क्यों हो रहा होगा कि जब आप, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जो है उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो वैल्यू है थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ जाती है। मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया कि ऑर्गेनिक जो भी आप बनाते हो, वे करते हो, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। तो अब मैं आपको बोलती हूँ बेटा जाके ना प्योरीफाई करके आओ, जो तुम्हारा सैंपल बना है उसको प्योरीफाई करके आओ। अब प्योरीफाई करने के भी कितने तरीके हैं, देख लो यहाँ पे 5 तरीके हैं, ठीक है। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, जो मैंने कल आप लोगों को वीडियोस भेजी थी, आई थिंक उसमें तीनों थे, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो ये 5 तरीके हैं जिसकी हेल्प से तुम, ये कुछ टेक्निक्स है
जिसकी हेल्प से तुम प्योरिफिकेशन कर सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आपके सामने कौन सा स्टार्ट करने वाली हूँ, इधर आओ। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों और इतना इजी है ना, यू विल एंजॉय द लेक्चर अगर ध्यान से सुनोगी तो। बहुत ही इजी है, आपको घर पे ट्रस्ट मी सिर्फ 15 या 20 मिनट रिवाइज करना है जो आज मैंने करवाया है, और उस 15 से 20 मिनट में आप सारे PYQs भी लगा लोगे और मेरा पढ़ाया हुआ रिवाइज भी कर लोगे, तुम और कुछ पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ क्रोमेटोग्राफी। वाई क्रोमेटोग्राफी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था क्रोमेटोग्राफी आप लोगों के लिए डिफरेंट है, वो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये जो लाइंस लिख के आई हूँ ना वो सारी NCERT की लाइंस है। ठीक है, क्योंकि NCERT में से ही आता है ये। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो हम समझते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। पहले तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे मान लो इंक है, इंक है, ये तुमने आई थिंक थोड़ा बहुत 9th-10th में सुना हो। ठीक है, इंक है, इंक आपकी मान लेते ब्लू कलर की है, क्या उसमें सिर्फ ब्लू कलर ही प्रेजेंट होता है? क्या उसमें ब्लू कलर नो मैम। हो सकता है ना कि जब हमने इंक जैसे जब इंक बनी हो तो उसमें बहुत सारे कलर्स जो मिक्सचर्स हैं कंपाउंड्स के, उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, उनको मिलाया गया हो। तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो सपोज लेट्स से कि इंक का कलर ब्लू होता है, बट ये किससे मिलके सपोज रेड, रेड तो ज्यादा ग्रीन है ना, आपका क्या बोलते हैं येलो है ना, ब्लैक, ये कलर के इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स के कलर हो। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम पता लगा लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको हम सेपरेट कर लेंगे इन मिक्सचर्स को, तो क्रोमेटोग्राफी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, हम कलरलेस जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो एक बार समझते हैं ये लाइंस, क्योंकि आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ एक एक लाइन की रीडिंग करनी है, सो दैट आप लोग घर पे जाके जो है जस्ट ऊपर ऊपर से फटाफट रिवाइज कर ले। ध्यान से सुनना। क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स, प्यूरिफाई कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को भी प्यूरिफाई करता है, ऑल्सो टू द टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो नेम है इज बेस्ड ऑन वर्ड क्रोमा फॉर कलर। ठीक है, सिंस द मेथड वाज फर्स्ट for the used for the separation of colored substances found in plants। जैसे आपके प्लांट्स है, ठीक है, आपको दिखते हैं कि जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की है। ठीक है, तो उसमें और कौन कौन से कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनको सेपरेट कर, बेसिकली कलर को, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते थे। लेकिन हाँ, अब हम कलरलेस सब्सटेंसेस को भी देखने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। उसके लिए क्या टेक्निक होती है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आए आगे आए, चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनते जाना। इन दिस टेक्निक, ध्यान से सुनना, इन दिस टेक्निक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या, जो आप कंपाउंड का मिक्सचर लोगे। ठीक है, अच्छा, इज अप्लाइड ऑन टू ए स्टेशनरी फेस। अब यहाँ पे आप फंस गए, मैम ये स्टेशनरी फेस क्या चीज है? कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने ये पढ़ा है, बट जो बच्चे मुझसे ही पढ़ रहे हैं उनको नहीं मालूम होगा व्हाट इज स्टेशनरी फेस। बेटा अभी के लिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं अलग से बताऊंगी, आज पूरे एक्सपेरिमेंट की फील दिलवाऊंगी। स्टेशनरी फेस का मतलब होता है, लिख लो बेटा, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, जो अपने, जैसे सपोज दिस इज माय एड्सॉर्बेंट, जो अपने ऊपर क्या करवाएगा, चीजों को एड्सॉर्ब कराएगा। 12th वाले बच्चों तो समझ गए होंगे, मैंने सरफेस केमिस्ट्री उनको पढ़ाई है। बाकी जो 11th के बच्चे कैसे समझो, सपोज दिस इज माय एड्सॉर्बेंट, जिसके ऊपर चीजें आके क्या होंगी, एड्सॉर्ब होंगी, दिस इज योर स्टेशनरी फेस। ठीक है, दिस इज योर स्टेशनरी फेस, यस वही वाला एड्सॉर्बेंट। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एड्सॉर्बेंट कौन से होते हैं बच्चे, सिलिका, सिलिका जेल, देखा है ना बोटल्स में आती थी। ठीक है, सिलिका जेल, और आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं उसको। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वो क्या हो सकती है, इधर देखो वो कह रहे हैं कि वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छे से कब क्लियर होगा, जब मैं आपको एक्सपेरिमेंट की फील दिलवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, आइए इधर आइए। नेक्स्ट आता है, a pure solvent, a mixture of solvent or a gas is allowed to move over the stationary phase। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आया होगा, इसमें बेटा हम सोलवेंट भी लेते हैं। ठीक है, वो सोलवेंट क्या होता है, यहाँ पे मोबाइल फेज होता है। सोलवेंट को हम बोलते हैं मोबाइल फेज, मोबाइल का मतलब मूविंग फेज। ठीक है, अभी सिर्फ देख लो, ये टर्म्स का मतलब समझ लो कि ये है क्या यहाँ पे।
ठीक है, बाकी मैं एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगी आप लोगों को। तो स्टेशनरी फेज इज योर एड्सॉर्बेंट। जो जो क्रोमेटोग्राफी में टर्म्स यूज हो रही हैं बच्चे, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टेशनरी फेज इज योर एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट में भी सिलिका हो सकता है, आपका एल्यूमिना हो सकता है, ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी में जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सोलवेंट होगा, ठीक है। सोलवेंट जनरली जो इसमें यूज करते हैं हम क्रोमेटोग्राफी में, वो यूज करते हैं हम हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेक्सेन और आपका लिख देती हूँ, हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। 80% होता है, ये 20% होता है, मर्जी है, ध्यान रखना, रख सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इधर आओ। हाँ, अगर ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो उसको लिख लो अपनी बुक में, आपको नोट्स इसके अलग से बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा थ्योरी वाला पोर्शन है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट देखो, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, आपने मिक्सचर लिया है, वो क्या करेंगे, गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द मूविंग फेज इज कॉल्ड द मोबाइल फेज। तो अभी तक आपको सिर्फ क्या चीजें समझनी है, आपको सारी लाइनें नहीं समझनी है, वो मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगी। पहला आपको ये मालूम होना चाहिए, जो मैम यहाँ पे स्टेशनरी फेज बोलेगी बार बार, उसका मतलब है एड्सॉर्बेंट। इसको मैं बताऊंगी भी सही कैसे करना है, ठीक है। और जो सोलवेंट मैंने अभी बोला, जो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में जनरली आप हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का सॉल्वेंट लेते हो, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे फिक्स, मोबाइल फेज का मतलब मूविंग फेज। अभी बस आपको इतना ही समझना है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, ओके। तो क्रोमेटोग्राफी को बच्चे दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एड्सॉर्प्शन कैटेगरी, इसमें आपकी दो क्रोमेटोग्राफी आ जाएंगी, कौन कौन सी, जो आपके सिलेबस में और जो हमें डिस्कस भी करनी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्पेलिंग देखो गलत लिख दी मैं आपने, कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये आप लोगों को करना है डिटेल में, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको हम टीएलसी भी बोलते हैं। लिखो इसको, लिखो बच्चे, इसको लिख लिया? ओके। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ये तुम्हारा नीट 2022 का क्वेश्चन है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस करनी है। अगर आपने पहली एक समझ ली मेरे से, तो ये दूसरी तो आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चलते हैं, एड्सॉर्प्शन। देखो इधर, ये मैंने बता दिया, इधर आओ। देखो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम दो पढ़ेंगे, कॉलम एंड थिन लेयर, राइट। तो एड्सॉर्प्शन देखो नाम से पता चल रहा है एड्सॉर्ब होने वाले हैं। कौन एड्सॉर्ब होगा? जो कंपाउंड्स का मिक्सचर्स ले रहे हो उसी में ही तो कुछ क्या होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है। अच्छा, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। मान लो इधर आओ, ये तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, मान लेते हैं सिलिका जल का है, ठीक है, एड्सॉर्बेंट है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है ना, तुम जो कंपाउंड ले रहे हो, मान लेते हैं उसके अंदर मिक्सचर है A+B+C, ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर है। तो जैसे ही तुम उसको डालोगे एड्सॉर्बेंट पे, ऐसा तो है नहीं सारों का जो एड्सॉर्ब होने का क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन की स्पीड है या उनकी डिग्री है वो सेम होगी, ठीक है। हर किसी का अलग होगा एड्सॉर्प्शन, मान लो कोई पहले हो जाएगा, कोई बाद में होगा, या कोई होगा ही नहीं। बात मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है। तो जो आपके मिक्सचर होंगे, जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, वो एड्सॉर्ब जो होंगे एड्सॉर्बेंट पे टू डिफरेंट डिग्री, ठीक है। और जो कॉमन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि हम क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से कॉमनली यूज करते हैं एड्सॉर्बेंट, अभी चैट बॉक्स में लिखो जल्दी कौन कौन से हम कॉमन एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। लिखो, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। अब इसका एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है उससे समझाऊंगी, क्योंकि पता चले मैं पॉइंट्स तो बताती जा रही हूँ बट वो सर के ऊपर से जाएं, तो मैं आप लोगों को पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगी, देन फिर मैं आप लोगों को ये जितनी भी लाइन्स एनसीईआरटी की वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिलिका जेल एंड एल्यूमिना दोनों साथ लिखो बेटा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इधर आइए, देखो इधर आओ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखो नाम से पता चला आपको एक कॉलम चाहिएगा। क्या चाहिए होगा, इधर ध्यान दे लो, अब जिसने लिख दिया, आपको एक कॉलम चाहिए होगा, ठीक है।
तो ऐसा कुछ आपको ट्यूब, वैसे तो ये ब्यूरेट है, ठीक है, ऐसी आपको ट्यूब मिलेगी लैब में, ठीक है, अलग से होती है वो, कोलम उसको बोल देंगे, कोलम क्रोमेटोग्राफी। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सिलिका जेल चाहिए बेटा, ठीक है, सिलिका जेल चाहिए आपको यहाँ, ये दिस इज योर स्टेशनरी फेस, राइट, दिस इज योर स्टेशनरी फेस, ये चाहिए आपको, ध्यान से सुन लो, एक एक चीज बता रही हूँ। और क्या चाहिए बच्चों आपको, यहाँ पे सोलवेंट चाहिए, चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड चाहिए पहले आप, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो बेटा, ठीक है, सपोज वो 3 से बना है, A+B+C, ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, मोबाइल फेस चाहिए, मोबाइल फेस क्या बच्चा, सोलवेंट है, इथाइल एसीटेट और हेक्सेन का मिक्सचर है, राइट, तो ये तीनों चीजें चाहिए आपको क्रोमेटोग्राफी में। और मेक श्योर आप लोगों ने अपना माइक अनम्यूट ना कर लेना तुम लोग, ठीक है, इधर आओ। अब क्या होगा बच्चे, सबसे पहले हम बनाते स्लरी, क्या बनाते हैं, स्लरी। स्लरी तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, अगर जिसको कुकिंग वगैरह का शौक होगा तो वो स्लरी आपने नाम सुना होगा, है ना, वो जो फ्लावर की स्लरी बनाते हैं ना, वो है ना, वो आप ब्रेड क्रम्स में डाल के उसको फ्राई करते हैं, तो ये सुना होगा, वैसे ही सेम केमिस्ट्री में है। बट यहाँ पे हम जो स्लरी है वो किसकी बनाएंगे, एड्सॉर्बेंट की। तो एड्सॉर्बेंट में क्या ले रही हूँ, यहाँ पे सिलिका जेल ले रही हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं तुम्हारे पास बाउल है, इधर देखो, थोड़ा सा देखो, मेरे पास लैब तो है नहीं, बट मैं ट्राई कर रही हूँ समझाने का। इधर 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 बेटा, हाँ ठीक है, बायो में सुना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ बच्चा, सिलिका जेल ले रही हूँ, सपोज ये रहा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें क्लोरोफॉर्म, क्या डाल देती हूँ, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इधर ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं समझ में आएगा, इधर देख लो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म डाल देती हूँ। अब इसको क्या करो, मिक्स कर दो, क्या लेना आप लोगों को, स्पून लो, मिक्स कर दो इसको, ठीक है। तो आप मिक्स कर दोगे, ये आपकी क्या बन जाएगी, स्लरी बन जाएगी, स्लरी बन जाएगी। यही क्या है तुम लोगों का बच्चा, स्टेशनरी फेज है, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे ये इसको क्या बोलते हैं, नोजल बोलते हैं। जैसे आप जैसे ऊपर से कुछ डालते हो ना, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो नीचे आएगा, ठीक है, नोजल बोलते हैं इसको। आप जो मन हो वो भी बोल सकते हैं, बट केमिस्ट्री में हम इसको नोजल बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे वूल रखनी है, कॉटन रखना है। यहाँ पे हम लैब में क्या करते हैं, कॉटन रखते हैं। यहाँ पे कॉटन क्यों रखते हैं अभी बताऊंगी, ठीक है। रख दी कॉटन, रख दी, ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है, कॉटन रख दी, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, ऊपर फनल लगाना है। फनल देखा है ना लैब में, यस रियल लाइफ में भी देखा होगा, लैब में भी देखा होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये लेनी है कटोरी, ये लेना बाउल, और इस फनल की हेल्प से इसमें क्या डालना है आपको, स्टेशनरी फेज डालना है। क्लियर है, क्या डालना है बच्चों, स्टेशनरी फेज। देखो मैं यहाँ पे अलग कलर से दिखा देती हूँ, ये रहा, ये देखो, दिस इज योर स्टेशनरी फेज, है ना, एड्सॉर्बेंट। मतलब सिलिका डालना है। हाँ जी बेटा, हाँ, सिलिका जेल की जो हमने स्लरी बनाई है वो डालनी है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या डालना है आपको, इसके बाद आपको डालना जो आपके हाथ, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो वो आपको डालना है। तो ये मैं कौन से कलर से बनाऊं, मैं बना देती हूँ कोई पर्पल कलर से बना देती हूँ, ये देखो, ठीक है, देखो एक बार, ठीक है ना, यस मैम। देखो समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब हमारे पास लैब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी लिखूंगी, नाम लिखूंगी, वूल है बेटा, वो कॉटन है, कॉटन है ना, ठीक है। व्हाइट से मैंने इसलिए नहीं बनाई, वो दिखता ना इस वजह से, ठीक है। मैम कॉटन स्लरी को अब्सॉर्ब नहीं कर लेगा क्या? अभी रुक जाओ, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं कुछ बेटा, ठीक है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ। अब आगे ऊपर हम डालेंगे सोलवेंट। सोलवेंट को मैं क्या इससे दिखा देती हूँ, देखो ये रहा, ये तुम्हारा सोलवेंट है, कौन सा, मोबाइल फेज, जो तुमने इथाइल एसीटेट और हेक्सेन का मिक्सचर लिया है, तो दिस इज योर मोबाइल फेज, ठीक है। देखो मैं लिख रही हूँ, पर्पल कलर से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये क्या था तुम लोगों का, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। मान Yes, लेते हैं तीन मिक्सचर है इसमें, A+B+C, कोई 3 कंपाउंड है इस मिक्सचर में। और ये रेड वाला क्या था, रेड वाला तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, यानी कि स्टेशनरी फेज, ठीक है, यहाँ पे तुम स्टेशनरी फेज लिख सकते हो, एड्सॉर्बेंट। और ये तुम्हारा वूल। वूल क्यों लगाई है बेटा, वूल इसलिए लगाई है क्योंकि जब तुम इसको नोजल को खोलोगे ना, तो हम ये चाहते हैं एकदम से सारा नीचे ना आ जाए, जो तुमने सोलवेंट और ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स लिया है एकदम से नीचे ना आ जाए, थोड़ा रुक रुक के आए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाई है, कॉटन की वूल लगाई है। अगर आप वो कॉटन की वूल बोल रही हूँ, अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ग्लास वूल,
अपनी देसी भाषा में ये क्या है, कॉटन है, ठीक है। यस मैम। चलिए अब देखो होता क्या है, इधर आओ, इधर आओ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या है, रुका हुआ है। एड्सॉर्बेंट है मतलब उस पे आके चीजें एड्सॉर्ब होंगी, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब ये मोबाइल फेज क्या है ना, मोबाइल फेज आपका सोलवेंट है। अब क्या करेगा, जो ये सोलवेंट है और जो आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है, ये क्या करेंगे, एकदम चलने लगेंगे साथ में, ठीक है। जैसे मोबाइल फेज आएगा स्टेशनरी फेज के ऊपर, होगा क्या बच्चे, आपके जो कलर है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। वो कलर क्या है, सेपरेट आउट हो जाएंगे। लेट्स सी, मैं आपको ये देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया। दिस इज योर कॉटन, दिस इज योर एड्सॉर्बेंट एंड दिस इज योर, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड A+G, ऊपर से तुमने डाला है सोलवेंट। अब ये मोबाइल फेज क्या करेगा, मूव करेगा ओवर द स्टेशनरी फेज, राइट। मिक्सचर भी आएगा नीचे, तो उससे क्या होगा बच्चे, तो ये देखो इस तरीके से आपका, देखो इधर आओ, पहले देखो A+B+C, ये देखो है ना, A क्या है आपका, जो आपके मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में ये थे A+B+C थे, उनका मिक्सचर था। फिर देखो कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो तीनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो मैंने इसको डाला, इधर देखो, ये था ना आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स जिसमें क्या था, A+B+C था, वो सेपरेट आउट हो गया। आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही अब लैब में अगर हम ये करेंगे, हो सकता है किसी ने करा भी हो। अब मैम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, इधर आओ, नीचे रखो बीकर, बीकर रख दिया। अब क्या करोगे, इस नोजल को खोलोगे, आप क्या बोलते हो, टैप को खोलोगे, नोजल को खोलोगे, तो पहले सी आएगा, उसको कलेक्ट करके साइड में रख लो, हो गया आपका सी वाला सेपरेट। उसके बाद फिर दोबारा बी कर लाओ, बी वाले को सेपरेट करो, हो गया सेपरेट, साइड में रख दो। उसके बाद क्या करोगे, ए वाले को नीचे आन दो, सेपरेट करो, हो गया। तो मतलब जो आपने मिक्सचर लिया था उसमें से ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। तो ये क्या कर दिया आपने, सेपरेशन ही तो कर दी। और सेपरेशन कर दी तो क्या नाम है, यही तो क्रोमेटोग्राफी है। हाँ, वही मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करना। मान लो तुम्हारा जो कंपाउंड का मिक्सचर है वो 3 से मिलकर बना A, B, C, ठीक है। तो वी हैव टू सेपरेट A, B एंड C। तो आप देख रहे हो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप यहाँ पे A, B, C को अलग सेपरेट कर देते हो। अब मैम ये क्या है, इधर आओ, A तो ऊपर रह गया, ठीक है। अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊं जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, बी बीच में आ गया, सी नीचे आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो एड्सॉर्प्शन पावर है, अरे मोबाइल फेज किससे मिलके बना है, लिख लो, इथाइल एसीटेट और हेक्सेन। इधर आओ, देखो बातें मत करो प्लीज, पहले इस पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान अभी पढ़ाने पे है। यस, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखो बच्चे, जो एड्सॉर्प्शन पावर है, इधर आओ ध्यान से सुनना। हाँ, जो एड्सॉर्प्शन पावर है बच्चे, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तुम्हारी बुक में, तो क्या दिख रहा है तुमको, ए ज्यादा दिख रहा है, ए की ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी, फिर सी की होगी। क्यों, जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी वो तो क्या होगा, स्ट्रोंगली बाइंड हो जाएगा, वो तो नीचे आएगा ही नहीं। और जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर कम होगी वो तो फटाफट नीचे आएगा, भागता हुआ नीचे आएगा। तो हम सी को क्या कर लेंगे बच्चा, जल्दी सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर है तुम्हारा, ये वाली चीज क्लियर है। यानी कि इस फिगर के अकॉर्डिंग ए का एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है, फिर बी का है, देन सी का। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि तुम्हें मान लेते हैं ऐसी कोई फिगर बना के दे देंगे और तुम्हें लेबल कर देंगे, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी, XYZ करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस भी बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, जो ऊपर है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, जो ऊपर है इट मींस उसका एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है, जिसका एड्सॉर्प्शन पावर सबसे कम है वो क्या आएगा, फटाफट नीचे आएगा। तो पहले आप सी को सेपरेट कर लोगे, फॉलोड बाय बी, और लास्ट में क्या होगा, फिर ए वाला आएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। यस तनिष्का कुछ कह रही थी तुम, जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है वो नीचे क्यों भागेगा, जिसकी कम है बच्चा वो नीचे वो भागेगा नीचे ना। भागेगा। जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है वो तो क्या करेगा, एड्सॉर्बेंट के साथ स्ट्रांगली बाइंड होगा ना, मतलब वो ज्यादा एड्सॉर्बेंट पे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब करके रखेगा। और जिसका एड्सॉर्प्शन कम है, ठीक है, क्योंकि तीनों देखो मिक्सचर में तीनों है ABC, सेम एड्सॉर्प्शन पावर तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, ड्यू टू देयर डिफरेंट एड्सॉर्प्शन पावर, उसी के अकॉर्डिंग तो वो मूव करेंगे मोबाइल फेज के साथ। तो सी वाला जल्दी आ गया, इट मींस वो ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं हुआ एड्सॉर्बेंट पे, तभी वो नीचे जो है जल्दी जल्दी भागा आएगा। ओके मैम,
ठीक है। अब चेतना बोल रही है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। बेटा एड्सॉर्प्शन होता है तुम्हारा सरफेस फिनोमेना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे सिलिका जेल ले लो, एल्यूमिना ले लो, या तुम्हारा चारकोल ले लो, ये एड्सॉर्बेंट है, मतलब जो सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, राइट। और तुम्हारा जो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो तुम्हारा होता है बल्क फिनोमेना, जो पूरा अंदर तक जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा स्पंज। ठीक है, तो ये दो मतलब है। वैसे 12th में हम सीखते हैं, हालांकि वो भी चैप्टर हटा दिया एनएमसी ने, सरफेस केमिस्ट्री, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जितना भी मैंने ये तुम्हें ज्ञान दिया है, एक बार एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ ले, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए पहले एक बार इसको पढ़ लो, इधर आओ, पहले ये 2 पॉइंट्स कवर कर लो एक बार तुम लोग, और मुझे बताओ मैम क्लियर है या नहीं है। ठीक है, एक बार करो, देखो। ओके, तो फर्स्ट है adsorption chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different degree। देख लिया ना, सबका सेम एड्सॉर्प्शन पावर नहीं है, सबका अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से एक एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कॉमनली हम कौन सा एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं मेरे बच्चों, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिना। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, which is your adsorbent, the components of mixture move by varying distance over the stationary phase, है ना, अलग अलग डिस्टेंस पे मूव कर रहे हैं ना, डिपेंडिंग ऑन देयर एड्सॉर्प्शन पावर ऑन एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलिए यस मैम। चलिए, इसके बाद ये देखो, ये भी जो मैंने अभी बताया है, ध्यान से सुनो। Column chromatography involves separation of mixture over a column of adsorbent stationary phase packed in a glass tube। इसको हम glass tube बोल रहे हैं। ये देखो, ये जो तुम्हारी बनी हुई है एनसीईआरटी में, दिस इज योर ग्लास ट्यूब। ठीक है, कलर क्यों नहीं दिख रहा, ये देखो, ये आपकी ग्लास ट्यूब है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है द कॉलम इज फिटेड विद अ स्टॉप कोक। स्टॉप कोक का मतलब समझ गए ना, एट इट्स लोअर एंड। ये रहा स्टॉप कोक, जिससे आपने बंद किया हुआ है इसको, जिसको मैं नोजल बोल रही थी अभी। ठीक है, ओके। द मिक्सचर एड्सॉर्ब्ड ऑन एड्सॉर्बेंट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द एड्सॉर्बेंट कॉलम पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब। जो ज्यादा एड्सॉर्ब्ड होगा एड्सॉर्बेंट पे, वो ऊपर ही रह जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखो क्या है, इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एप्रोप्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? वो आपका क्या सोलवेंट, जो आपने हेक्सेन और इथाइल एसीटेट का लिया है। क्लियर? यस मैम। वही एलिमेंट है ना, जो कि आपका मोबाइल फेज है, विच इज अ लिक्विड हो सकता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो सकता है, इज अलाउड टू फ्लो डाउन द कॉलम स्लोली। ठीक है, मोबाइल फेज है ना, मूव करेगा वो। फिर देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब, कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। The most readily adsorbed substance are retained near the top and other come down to various distance in the column. I hope it's clear. यस मैम। बाकी भी देख लो, एक बार नजर मार लो। तो यही आपकी क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसकी हेल्प से तुमने क्या किया है, मिक्सचर को सेपरेट। इजी था? कुछ था इसके अंदर? नो मैम। हाँ जी, नहीं था। चलिए, उसके बाद हम आते हैं, दिस इज योर कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या, किस पे आएंगे हम? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम टीएलसी बोलते हैं। अगर आप पूछोगे ना, लैब में हम ये ज्यादा करते हैं, है ना, टीएलसी वाला बहुत करते हैं। आई डोंट नो आपने किया या नहीं किया, मैंने तो अपने मास्टर्स में किया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी वही है, एड्सॉर्प्शन क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग अलग है। देखो, इस पूरे थ्योरी को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा, पेपर वाला भी आएगा बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी आएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये देखो, दिख रहा है क्या? यहाँ इधर आओ, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी अलग से। आ जाओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। देखो, टीएलसी में आप क्या लेते हो बेटा? टीएलसी प्लेट लेते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से कर लो। आ जाओ, आ जाओ इधर, थोड़ा एक्सपेरिमेंट। मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी डाली थी, ये देखना। ये वीडियो चलेगी क्या? हाँ, ये वीडियो चलेगी। आप लोगों को जो मैं भेजती हूँ ना ग्रुप में पीडीएफ, उसमें जो ये ऐसा लिखा होता है ना, वॉच आउट, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो यूट्यूब का लिंक खुल जाएगा, तो वो देख लिया करो, है ना। तो ये आपको मिल जाएगी। तो पहले आप ये समझो जैसा मैं समझा रही हूँ बच्चे। ठीक है, ये आपकी क्या है बेटा,
यहाँ पे देखो, इसमें आप यूज करते हो थिन लेयर प्लेट, ठीक है, क्या यूज करते हो, एक प्लेट यूज करते हो, ठीक है। हालांकि मेरे पास अब प्लेट तो नहीं है, ठीक है, अब प्लेट नहीं है तो मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, उसमें आप कॉलम लेते थे बच्चा, इसमें आप टीएलसी प्लेट लेते हो। क्यों टीएलसी नाम क्यों रखा बच्चे इसका, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी समझ रहे हैं। क्लियर है? इसमें भी वी रिक्वायर्ड स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड यूर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। एक बार करा दूं सृष्टि, क्या हुआ? मैम ये प्लेट किस चीज की होती है? प्लेट किस चीज की होती है अभी बता दूंगी बेटा, मैं तुम्हें सब चीजें बता दूंगी, रुको, ठीक है। अभी सुन लो कि क्या होता है इसमें, मैम क्या फलाना क्या करते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले इसमें वी वांट स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज योर एडसॉर्बेंट स्लरी सिलिका जेल की। तो ये देखो जो व्हाइट व्हाइट है ना, जो ये व्हाइट व्हाइट है, ये समझ जाओ ये क्या है, स्लरी है। दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट क्या है, ये स्लरी है, ठीक है। यस ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यहां से 2 सेंटीमीटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन लेनी है, इस तरीके से ड्रॉ कर दी, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल इसके, ठीक है। जो आपकी टीएलसी प्लेट होती है, ठीक है, वो उसके पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इतना देखो, एक बार ध्यान से देखो जो मैं बता रही हूँ। यानी कि हमने क्या किया, हमने टीएलसी प्लेट ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लेनी है। आई डोंट नो देखिए नहीं, आपको वीडियो में दिख जाएगा, ऐसी पतली सी ट्यूब होती है, बिल्कुल पतली सी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी होती है। उसको हम क्या करते हैं, बर्नर के पास लेके जाके उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। यस मैम। कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है जी। आप क्या करोगे, आप लोगों के पास क्या है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, कैपिलरी को लेके जाना है, उसको पिपेट आउट करना है, और आपको मेरे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे एक डॉट लगानी है। क्या लगानी है, एक डॉट लगानी है यहाँ पे बीच में, लगा दी, ये देखो लाइक दिस, लगा दी। यस मैम। ये है आपके मिक्सचर ऑफ जो कंपाउंड था ना, आपका जो कंपाउंड का मिक्सचर था, उसमें कैपिलरी ट्यूब से, उसकी कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से आपको क्या लगाना है, उस पे डॉट लगा देनी है, एक स्पॉट लगा देना है, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चे, ये बीकर दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है क्या सबको? यस मैम। यस मैम। इसमें क्या डला हुआ है, इसमें Yes, तुम्हारा एलिमेंट डला हुआ है। अब देखो नहीं डला हुआ है नो समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें तुम्हारा सोलवेंट डला हुआ है, या मैं लिख देती हूँ ऐसे, सोलवेंट लिख दूंगी, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यस मैम। सोलवेंट कौन सा सोलवेंट है, इथाइल एसीटेट का और हेक्सेन। अब तुम्हें क्या करना है, इस जो ये टीएलसी प्लेट है उसको उठाओ, उठा लिया, इसमें डिप कर दो, इसमें डिप कर दो, कर दिया, इसमें डिप करो। लेकिन ध्यान रखना, आपको डिप कैसे करना है इसको बेटा, अंदर डिप कैसे करना है, कि आपको ये वाला पोर्शन नहीं डिप करना है। ध्यान रखना, जहां पे आपने स्पॉट लगाया है ये वाला नहीं जाना चाहिए अंदर, इतना जाना चाहिए, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ ही रहना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी मैं आपको पिक्चर से दिखा दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सोलवेंट डाला, ध्यान से सुन लो, सोलवेंट के अंदर डाला, इधर आओ, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या डाला था आपने, सोलवेंट अंदर डाला था, मतलब ऊपर से डाला था, तो वो क्या कर रहा था, नीचे की तरफ मूव कर रहा था, राइट। अब आपने क्या किया, इसको इसके अंदर डाला सोलवेंट में, अब क्या करेगा, सोलवेंट नीचे से ऊपर की तरफ राइज करेगा। क्या बोल दिया मैंने, नीचे से ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। तो जो ये आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, अरे इधर आ जाओ बेटा, जिसने पढ़ लिया प्लीज मत बोलो, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी बिल्कुल यही है, कुछ है ही नहीं उसमें। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बताऊंगी भी नहीं, थोड़ा सा ही बताऊंगी, पहले सुन लो, मैं फ्लो ब्रेक हो जाता है मेरा, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या बता रही थी मैं, भूल गई, अरे याद करो। तो आपने तो यहाँ पे क्या है, राइट, कॉलम में मैंने बताया था क्या हो रहा था, कॉलम में क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, जो ये आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो किस कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड है। लिख देती हूँ यहाँ पे, कौन से वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैपिलरी एक्शन पे, मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला है, राइट। अब देखो होगा क्या, थोड़े टाइम रख दो इसको, आपने छोड़ दिया इसको, फिर देखो थोड़े टाइम बाद क्या होगा ना, इसी पिक्चर को मैं देखो अब दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, क्या दिखा रही हूँ, ये लाइन मैंने ऐसे ही लगाई हुई थी,
ठीक है, ये आपका स्पोर्ट था मेरे बच्चों। ठीक है, अब आप कुछ टाइम बाद देखोगे ना तो पता है क्या मिलेगा आपको, रुको दिखाती हूँ आपको। आपको मिलेगा, ध्यान से देखना एक मिनट, ऐसा, ऐसे इतना सुंदर दिखता नहीं जितना मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है, बट ठीक है, समझाने के लिए बेस्ट है। ऐसा देख पा रहे हो? कुछ टाइम बाद ये आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो सेपरेट हो गया, मान लेते हैं ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये सी है। ठीक है, जो सोलवेंट राइज किया, मान लेते हैं वो सोलवेंट यहां तक राइज किया बच्चों, मैं अभी बना देती हूँ यहां तक। ठीक है, गिल्ला हो जाएगा ना, मतलब जैसे सोलवेंट राइज करेगा तो ऊपर तक जाएगा, मान लेते हैं इतने डिस्टेंस तक यहाँ पे गया। ठीक है, अब इधर आओ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो ए वाला था जो आपने मिक्स सेपरेट कर लिया बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जो ए वाला है वो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, बी वाले ने इतना डिस्टेंस कवर किया, सी वाले ने इतना डिस्टेंस कवर किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस अच्छा, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं बेटा किसकी एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है, किसकी एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है, तो तुम लोग मुझे बता पाओगे? मैम सी की ज्यादा होगी ना, बोलने दो, बोलने दो, एक ही है। हाँ बोल, आराम से बोला करो, बहुत हड़बड़ी में बोलते हो तुम। एक ही होगी। अब सुनो ऐसा क्यों, कोलम क्रोमेटोग्राफी से बिल्कुल उल्टा है। क्या था, कोलम क्रोमेटोग्राफी में क्या था, नीचे आ रहे थे आपके और आप उनको नीचे सेपरेट कर रहे थे, जो ऊपर रह जा रहा था उसका क्या था, आपका एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, जो कैपिलरी एक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रही है, सोलवेंट ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो जो सी वाला है जो सोलवेंट के साथ भाग के गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ए वाला जो है उसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, इट मींस ए वाले का एड्सॉर्प्शन क्या बच्चा ज्यादा है, फॉलोड बाय बी एंड सी। समझे ये वाली चीज मेरी? जो ए का एड्सॉर्प्शन पावर है बच्चे वो क्या है आप लोगों का, ज्यादा है, फिर बी का है, फिर सी वाले का। यानी कि इससे आपको क्या पता चला, अगर ए का एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है इट मींस उसने क्या किया है, उसने क्या किया है बच्चे, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, सुन लो ध्यान से, टीएलसी बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन, जबकि जो आपका कोलम क्रोमेटोग्राफी है वो जो आपका ये था, इधर आओ, ये रहा, देखो सी का एड्सॉर्प्शन क्या था, कम था, तो ग्रेविटी की वजह से वो क्या आ रहा था, नीचे जल्दी आ रहा था। क्लियर है? ये बेस्ड है कैपिलरी एक्शन पे। क्लियर हो गया? अभी देखो क्लियर हो गया। अब ये देखो, अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट की मैंने फील दिलवा दी। अब तुम आओ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में है, अब तुम्हारी जो एनसीईआरटी में, इधर आओ, ये देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा ग्लास जार है, हाँ अभी मैं पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगी सृष्टि, यस यू आर सेइंग राइट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्लास जार है। ठीक है, ग्लास जार क्या, जो ये मैंने बीकर कंसिडर किया ना, ऐसी लैब में ग्लास जार होता है जिसमें तुम वो उसको डालते हो। ठीक है, किसको, थिन लेयर प्लेट को। ठीक है, तो जैसे तुमने प्लेट डाली, गलत बना हुआ बेटा एक्चुअली ना, या तो इसको ना यहाँ पे कंसिडर करो, मान लेते हैं ये जो है आपका सैंपल डॉट है, सोलवेंट में तुमने डाला। ठीक है, ये दिस इज योर बेस लाइन बच्चे, बेस लाइन, ये क्या है बेटा, बेस लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना इसको नहीं डिप करना है पूरा सोलवेंट में, वरना तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको ऊपर ही रहने देना। फिर क्या होगा, जैसे ही उसको तुम थोड़ी देर के लिए रखोगे, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, जब आप लैब में ये परफॉर्म करते हो तो अगर मान लो आप आज रख के गए हो तो आप कल चेक करोगे इसको। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो जैसे ही तुमने थोड़े टाइम बाद देखा तो देखो ना, ये देखो, ये बेस लाइन थी, अब क्या हो गया, ये सोलवेंट राइज कर गया, इसको हम बोलते हैं सोलवेंट फ्रंट बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट फ्रंट। और जो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है देखो, उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ऐसे ही दिखता है तुम लोगों को जब लैब में तुम परफॉर्म करते हो। देख पा रहे हो बच्चे, देख पा रहे हो? तो ये क्या है, बेस लाइन से सोलवेंट फ्रंट का डिस्टेंस इन्होंने y बोल दिया। ठीक है, और बेस, तुम्हें सारे डिस्टेंस जो लेने हैं वो बेस लाइन से लेने। बेस लाइन कौन सा, जो आपने 2 सेंटीमीटर से, वो ब्लैक वाली लाइन है ना, दिस इज योर बेस लाइन बेटा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें दिखाऊं बेटा, इधर आओ, इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं, इधर आना, अगर मैं देखूं बेस लाइन से सोलवेंट फ्रंट का डिस्टेंस है लेट से z, क्लियर है? बेस लाइन से a ने डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज x, b ने ट्रेवल किया है y, और z ने ट्रेवल किया है z। आई होप अभी ज्यादा अच्छे से लग रहा हो, तुम्हें पता चल रहा हो। यस ठीक है, अच्छा,
तो बच्चे आप एड्सॉर्प्शन पावर ना इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में आप निकाल सकते हैं रिटार्डेशन फैक्टर से। मैम ये क्या होता है अब रिटार्डेशन फैक्टर? देखो रिटार्डेशन फैक्टर में देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, रिटार्डेशन फैक्टर होता है आरएफ। क्या होता है? आरएफ। क्या होता है ये? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोलवेंट। लिखो एक बार, लिखो। आई नो नई नई चीजें अभी समझ में आ जाएगी। हाँ यस बेटा, कॉलम वाले से अपोजिट होगा ये, तो घबराना नहीं है, ठीक है। सोलवेंट पहले लिखो, फिर मैं आपको निकालना सिखाती हूँ। लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड, मतलब जो आपने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड लिया है, सैंपल की जगह कंपाउंड लिख लो, ज्यादा क्लियर होगा, वरना पता चले कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है सही से, इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। हो गया इतना वाला, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे आरएफ निकालना है ए का। सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए। तो जब आरएफ आप ए के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे? कंपाउंड ने कितना ट्रेवल किया है एक्स, और सोलवेंट ने कितना किया जेड। आपको बेस लाइन से मेजर करना है डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही आप बी के लिए निकाल सकते हैं बच्चे, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, बी के लिए निकाल सकते हैं वाई बाय जेड। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं सी के लिए निकाल सकते हैं बच्चे। सॉरी आपका, अच्छा जेड लिख दिया गया, यहाँ पे डब्ल्यू लिख लो, डब्ल्यू बाय जेड, ठीक है। देख पा रहे हो? हाँ जी, डब्ल्यू बाय जेड। अब इससे होगा क्या बच्चे? अब जब आप इसका रिटार्डेशन फैक्टर निकालेंगे ना बच्चे, रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। अभी तो मैंने यहाँ पे जनरल बातें लिखी है, वैल्यू नहीं लिखी। तो जब आप वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ए वाला है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर उसके बाद बी वाला ट्रेवल कर रहा है, सबसे ज्यादा सी वाला ट्रेवल कर रहा है। रिटार्डेशन फैक्टर सी वाले के केस में ज्यादा आने वाला है। लिख दूं क्या यहाँ पे? सी वाले के केस में ज्यादा आने वाला है। क्या बेटा रिटार्डेशन फैक्टर और एड्सॉर्प्शन पावर में तुम्हें कोई रिश्ता नजर आ रहा है, कोई रिलेशन नजर आ रहा है? या बिल्कुल लिखो अपनी नोटबुक में, रिटार्डेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर। जिसका रिटार्डेशन फैक्टर कम, एड्सॉर्प्शन पावर उसकी ज्यादा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, तो ए की एड्सॉर्प्शन पावर ज्यादा, इट मींस उसने लेस डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, धीरे धीरे गया है वो ऊपर, और रिटार्डेशन फैक्टर जो होगा उसका कम होगा। या यू कैन ऑल्सो टेल द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड। बेटा आप पोलैरिटी भी बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर। तो रिटार्डेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी भी होता है। जिसका रिटार्डेशन फैक्टर कम वो ज्यादा पोलर होगा, और जिसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा उसकी पोलैरिटी कम। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया पोलैरिटी पे बेस्ड नीट में, बट डेफिनेटली आ सकता है इन फ्यूचर। हो गया? पहले तो इसको देखो, फिर मैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाती हूँ तुम लोगों को। देखो जी, मजा आ रहा है क्या? इजी लग रहा है क्या? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये कुछ लाइंस है एनसीईआरटी की जो तुम्हें एकदम फटाक से समझ में आएंगे। इधर आओ, चलो फर्स्ट लाइन को हम समझते हैं। कहाँ गया? ये रहा। तो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी इज द अनदर टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या हुआ बेटा? पढ़ो एक बार। मैम एड्सॉर्प्शन पावर कैसे क्या था मैं एक बार फिर बता दूंगी अर्पिता, एक बार इसको देख लो, है ना। TLC is another type of adsorption chromatography which involves separation of mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass plate. ठीक है? यस मैम। ठीक है। अब इन्होंने जो वो थिन लेयर प्लेट ली है ना, थिन लेयर, वो बोल रहे हैं इतनी थिन होनी, मतलब 0.2 mm थिक होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान नहीं रखनी, मतलब जो सिलिका जेल की हम वो बनाते हैं ना, स्लरी बनाते हैं, वो इतनी थिक होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें लैब में ध्यान रखना पड़ता है। स्प्रेड ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी प्लेट ले लोगे। वैसे तो लैब में जब जाते हो तो टीचर बता देता है कि आपको इतने साइज की, वहां पे जो अवेलेबल होती है ना लैब में, वही आपको लेनी होती है। तो वो सुटेबल साइज की लेनी होती है। जनरली यही साइज होता है, यही साइज होता है, बल्कि इवन इससे थोड़ा छोटी होती है वो। ठीक है, ठीक है। द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या इसको हम क्रोमा प्लेट भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी वाला हम एक्सपेरिमेंट इस पे कर रहे हैं। द सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ वन एंड ऑफ द TLC प्लेट। देख लो, यही किया मैंने। देख लो। अब अंग्रेजी अब ये बुकिश लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्लास प्लेट इज देन प्लेस्ड इन ए क्लोज जार कंटेनिंग द सॉल्वेंट, वही इलेवेंट हो गया।
जैसे ही सोलवेंट राइज अप करेगा प्लेट को, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव अप अलोंग विद द सोलवेंट के साथ ऊपर भागेंगे। जैसे कॉलम में हो रहा था, वो नीचे आ रहे थे, ये ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपका कैपिलरी एक्शन और ठीक है। तो एल्यूटेंट टू डिफरेंट डिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सेपरेशन टेक प्लेस। बताओ कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में अर्पिता क्या था, क्रोमेटोग्राफी में तुम सोलवेंट ऊपर से डाल रहे थे, जो मोबाइल फेज है, तो वो क्या कर रहा था, मिक्सचर के साथ आ रहा था, जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर कम थी वो नीचे जल्दी निकल के आ रहा था ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में, ठीक है। जैसे उसमें मैंने ये बताया था, कहाँ गया, ए वाले की एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा थी, ऊपर टिक के बैठेगा, सी वाले की कम थी, वो नीचे आ जाएगा। जबकि इसमें क्या था, ये कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड है ना, तो सोलवेंट के साथ राइज करेगा जो आपका मिक्सचर है, तो ए वाला कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट मींस ए की एब्जॉर्प्शन पावर क्या है, ज्यादा है, फॉलोड बाय बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स आरएफ वैल्यू, मैंने बता दिया ऑलरेडी। यस मैम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी, डोंट वरी। और ऐसे ही तुम पोलैरिटी का भी लिख सकते हो गया? यस मैम। ओके, द स्पॉट ऑफ कलर्ड कंपाउंड आर विजिबल ऑन टीएलसी प्लेट ड्यू टू देयर ओरिजिनल कलर। मतलब अब वो कलर थे तो हमें मजे से दिख रहे हैं, ये देखो मैंने मजे से दिखाया हुआ है, लेकिन अगर मान लो कोई कलरलेस कंपाउंड हुआ तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, एक बार रीड आउट कर लो जस्ट। विच आर इनविजिबल टू द आई बट फ्लोरोसेंस इन अल्ट्रा यूवी लाइट कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर यूवी लाइट। अनदर डिटेक्शन टेक्निक इज टू प्लेस द प्लेट इज कवर्ड जार जिसमें कुछ आयोडीन के क्रिस्टल पड़े हो, अगर आपको कलरलेस कंपाउंड की जो है क्रोमेटोग्राफी करनी है। स्पॉट ऑफ कंपाउंड विच एब्जॉर्ब आयोडीन विल शोन अप एज ब्राउन स्पॉट्स, ठीक है, ब्राउन स्पॉट दिखेगा अगर तुम कोई कलरलेस ले रहे हो, आयोडीन का यूज करते हो। मैं फिर बोल रही हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैंने ऐसे फटाफट बता रही हूँ इसको। समटाइम्स एन एप्रोप्रिएट रिएजेंट में ऑल्सो बी स्प्रेड ऑन ए प्लेट, मतलब कुछ एप्रोप्रिएट रिएजेंट जो यूज होते हैं इसमें कलरलेस वाली डिटेक्ट करने में, कोई एप्रोप्रिएट रिएजेंट हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी इन्होंने बताया हुआ, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, ठीक है। जो निनहाइड्रिन आप टेस्ट भी याद करो, 12th वालों को तो मालूम होगा, ये जो निनहाइड्रिन टेस्ट होता है वो हम किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स के लिए करते हैं ना, यस ठीक है। तो ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा था जो मैंने बताया अभी, फिर से समझाने की जरूरत है तो प्लीज टेल मी, क्लियर है। ठीक है। ये मैंने वीडियो डाल दी, ये देख लो, इसमें तुम्हें पता चल जाएगा सृष्टि क्या यूज किया ना, सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को ओपन कर देना। उसके बाद है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। पेपर बेटा जिसका पोलैरिटी, देखो वैसे ना ये जो पोलैरिटी होती है ना, वो हम डिपेंड करते हैं कि हम वो क्या ले रहे हैं, मिक्सचर कैसा ले रहे हैं, ठीक है। पोलैरिटी जो है डिपेंड करती है कि आप मिक्सचर और सोलवेंट कैसा ले रहे हो, डिपेंड ऑन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड सोलवेंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं। तभी मैं उस बात पे बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं पोलैरिटी और रिटार्डेशन फैक्टर का रिलेशन क्या होता है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। ओके, उसके बाद है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी को ही हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें एक स्पेशल क्वालिटी, मतलब आपको पता है ना, सेलुलोज होता है इसमें, है ना, तो इसमें स्पेशल पेपर यूज किया जाता है। देखो मेरे पास ये देखो, ये लाई हूँ पेपर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चे, ठीक है। मैं आपको दोबारा नहीं बता रही, ये बिल्कुल थिन लेयर वाली पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड है। आपको थोड़ा सा मैं फील दिलवाने के लिए बता रही हूँ बस, एक मिनट को, ठीक है। हाँ ओके, दिख रहा है ये आपको, ये इस तरीके से मैंने जो है इसको फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी वही, उसमें तो आपने वो थिन लेयर प्लेट ली थी, इसमें मैं पेपर ले रही हूँ, तो इस पेपर में भी जैसे उसमें स्टेशनरी फेज आपका था सिलिका जेल, राइट, इसमें क्या है, जो ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसको कंसिडर करो, इसमें वाटर ट्रैप्ड होता है और वही स्टेशनरी फेज की तरह बिहेव करता है, ये बात बस ध्यान रखना। उसमें हम क्या ले रहे थे, एडसॉर्बेंट सिलिका जेल ले रहे थे ना, इसमें स्टेशनरी फेज वाटर है, ठीक है। देखो अब क्या होता है ना, इसमें बिल्कुल वही करना है, इधर आओ, ये देखो
आपको क्या करना है, सोलवेंट लेना है बिग जार में, और ये देखो 2 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा ना शायद, ये देखो मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और आपको क्या लेना है, मिक्सचर लेना है और उसकी यहाँ पे डॉट लगानी है। रुको मैं लगा देती हूँ, समझ गए होगे वैसे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये डॉट लगा देनी है, सोलवेंट के अंदर डालना है, मतलब ध्यान रखना ये नहीं डिप होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे डॉट लगाई है, स्पॉट लगाया है, इतना होना चाहिए डिप, ताकि सोलवेंट जो है राइज हो सके, नहीं तो सेपरेट नहीं कर पाओगे आप। उसको डालना है, फिर से सेपरेट होगा, मिक्सचर होगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है। आप बता देंगे जो नीचे कम ट्रेवल करेगा उसका एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, मतलब रिटार्डेशन फैक्टर कम है, और बिल्कुल सेम रहेगा, बस कुछ नहीं था, बस नाम चेंज कर दिया मैंने, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या यू कैन ऑल्सो से पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर है ना? चलो ये चलो एक क्वेश्चन कर ले, चलो 3 क्वेश्चन ले आई भाई मैं, चलो 3 क्वेश्चन कर लेते। चलिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि उससे ज्यादा पता चलेगा तुमने मेरी कही हुई बात को कितना समझा। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से टेक योर टाइम, क्योंकि जितना मैंने मेन पढ़ाना था वो पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम, राइट, अच्छे से मजे से देख लो, क्या ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। आपको क्या बताना है, रिटार्डेशन फैक्टर बताना है ए का। अरे कर भी लिया तुम लोगों ने, क्या बात है, 4 आ रहा है क्या सबका? ठीक है। तो रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, एक बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आपका सैंपल माल ए के लिए निकालना है, तो कितना किया उसने, बेस लाइन से चेक करना है 2 बाय सोलवेंट 5, यस 0.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये देखो बहुत सिंपल था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये वाला बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 2, in chromatography technique retardation factor does not depend on the polarity of solvent। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है thin layer chromatography is an example of absorption chromatography। हम दोनों गलत है। दोनों ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे एफ नहीं एब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है। ये तो वैसे सच बताऊं, इसके ना मेरे को क्वेश्चन ज्यादा मिले नहीं है ना, मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के लाई, मैं जेई के और कहीं किसी बुक से मैंने देखे, ठीक है, क्योंकि करवाने तो थे ही, बट हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नीट के भी बता दूंगी, नीट में कहाँ से आया हुआ है। और यस रिटार्डेशन फैक्टर, ये जेई का बेटा, दिस इज फ्रॉम जेई 2023, अभी आया रिसेंट। और मेरा ना ऐसे ना, हाँ जेई 2023 में मेरी गट फीलिंग क्या कहती है, हर साल जो जेई में पूछा जाता है ना पिछले साल, वो अगले साल पता नहीं नीट में घुसा देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों के लिए। जेई में बेटा हाँ इजी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है जेई की, ध्यान रखना। हाँ मेंस की, एडवांस नहीं, एडवांस में तो घुमाएगा एग्जामिनर बढ़िया वाला, ठीक है। चलूं आगे, यस मैम। यस मैम। ये वाला करो, ये तुम्हारा नीट में आया था एक बार। रिटार्डेशन फैक्टर दिया हुआ है आपको ABCD का, थिन लेयर है 0.8, 0.7, 0.6, आपको बताना है मोस्ट एब्जॉर्ब्ड वन इज। हम हो गया, हो गया, हो गया। चलो चैट बॉक्स में लिख दो, फिर सारे लिख दो, देखूं मैं क्या बोल रहे हो। काश मैम सारी ऑर्गेनिक इतनी आसान होती, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ सी ऑप्शन, यस। डी वाले का देखना सबसे कम है 0.4, तो डी वाले का ध्यान रखना, डी कहीं पता चले डी ऑप्शन लगा के आ गए, ये गलती होती है बच्चों से, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। देखो अभी कुछ बच्चे 4th भी बोल रहे थे, ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये नीट 2020 की ये 2020 का क्वेश्चन, अब देख लो नीट में कैसे क्वेश्चन आता है क्रोमेटोग्राफी से। ए मैम सेकंड ऑप्शन, क्लियर है बेटा, जो आपका TLC है और कॉलम है वो एड्सॉर्प्शन का है, पेपर इज अ एग्जांपल ऑफ पार्टीशन, ठीक है। दिस इज योर नीट 2020 क्वेश्चन, ठीक है। ओके तो ये आज का जो वो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट वाला पार्ट था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फटाफट से तुम जो ये मैंने बाकी टेक्निक्स आप लोगों को दी थी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इसको मैं फटाफट आधे ट्राई करते हैं कि 30 मिनट्स में इसको फिनिश करते हैं विद PYQs। तो अगर आप लोग पढ़ के आए हैं तो बेटा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ना 70 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। चलिए सब्लिमेशन अपन कहाँ पढ़ते थे, वो 9th क्लास था क्या, 9th क्लास में था क्या? हाँ मैम 9th में था।
हाँ, तो वही सब्लिमेशन है। सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। तो बच्चे आप प्योरीफाई कैसे कर सकते हो कंपाउंड को? मान लो तुमने क्या लिया हुआ है, आप क्या करते थे, इसमें फनल को उल्टा रख देते थे, राइट। उसमें आपका एक तो सब्लिमेबल कंपाउंड होता था और एक नॉन सब्लिमेबल होता था, राइट। तो जो सब्लिमेबल है उसकी टेंडेंसी है सब्लाइम होने की, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप नीचे से उसको क्या बोलोगे, फ्लेम दोगे उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। क्या होता था, फनल ऐसा उल्टा करके रख देते थे ना आप लोग, यस यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये तो सीधी बना दी मैंने, ठीक है। इसको उल्टा करके आप रख देते थे तो जो सब्लाइमेबल होता था वो यहाँ पे ऐसा चिपक जाता था, ठीक है, और जो नॉन सब्लाइमेबल होता था वो उसकी इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती थी। अब मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। तो कैम्फर बताओ, मैम कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन। हाँ, और एंथ्रासीन भी हो सकता है। ठीक है, नेप्थलीन लिख देती हूँ, एंथ्रासीन भी हो सकता है, नेप्थलीन और आयोडीन। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, इसमें से कोई भी पेपर में आ सकता है तुम लोगों के, ठीक है। कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आई, और भी होते हैं, आपको इसके लिए ये वाले याद रखने हैं, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और आयोडीन। बाकी जो आपको पता है उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चल, उसके बाद हम चलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन देखो, इसका ना सिंपल सा फंडा बताती हूँ, तुम घर पे कर लेना, मर्जी है करना हो कर लेना, ठीक है। आप क्या करना है, आप लोगों को आपको शुगर लेनी है, ले लोगे, उसमें पानी डाल देना। चाशनी का नाम तो सुना होगा तुम सबने, चाशनी, ठीक है। हाँ, तो आपने वही बना रही हूँ मैं, वही बना रही हूँ मैं, ठीक है। चाशनी को अगर ठंडा रख दोगे तो जम सी नहीं जाती है, वो देखा है, यस मैम। वो Yes, क्रिस्टल से होते हैं, ठीक है। तो Yes, आप ma'am. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकती हूँ मैं आपको। अच्छा, लैब में अच्छा ये वाला करवाया है अच्छा, ठीक है। तो शुगर लो, पानी लो, उसको क्या करो, आपको कंसंट्रेट करना है सोल्यूशन को, मतलब आपको क्या करना है, हीटिंग, कंटिन्यू हीटिंग, मतलब जारी रखनी है हीटिंग, ठीक है। तो क्या होगा, जितना आपका क्या होगा, शुगर का सोल्यूशन होगा, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो जितना उसमें से पानी उड़ना था उड़ जाएगा सारा, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको कंसंट्रेट कर लोगे सोल्यूशन को, तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर देना, रूम टेम्परेचर पे रख देना ठंडा होने के लिए। तो आप देखोगे ऐसा वो जाली टाइप बन जाएगा, मतलब उसके क्रिस्टल्स आपको हाँ। दिखने लगेंगे, ठीक है। आप ये करते हैं, देखा होगा, ठीक है। तो वो, लेकिन अब केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री है इसके पीछे भी। अब यहाँ पे आपको करना क्या, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ेंगे। आइए देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स फ्रॉम द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जब आप लोग जैसे अभी चेतना बोले हमारे लैब में हुआ है, तो ऐसे मतलब करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मान लो जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें इम्प्योरिटीज है, तो उसके क्रिस्टल्स, मतलब क्रिस्टलाइजेशन करवा के उसको प्योरीफाई। अब ये नहीं कि हर किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन कर लोगे, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे बेस्ड है ये, इधर देखो, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। आपको सोल्वेंट लेना होता है, ऐसा नहीं कोई भी सोल्वेंट ले लो, ठीक है। किसी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पानी सोल्वेंट होता है, किसी में इथेनॉल सोल्वेंट होता है, डिपेंड करता है। जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो उसमें इम्प्योरिटीज है, वो सोल्वेंट में उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, समझ आ रही है मेरी बात। तो जनरली हम कैसा सोल्वेंट लेते हैं, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्युबल हो जाए एंड आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाए, उसमें सोल्युबल ना हो, ठीक है। तो इम्प्योर कंपाउंड देखो, जो इम्प्योर आपका अभी तो फिलहाल वो इम्प्योर ही है, उसको आपने डिसोल्व किया है किसी सुटेबल सॉल्वेंट में, इन विच इट इज स्पेरिंगली सोल्युबल एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे सोल्युबल नहीं होते, तो आपको बहुत उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ठीक है। ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वो क्या होता है, सोल्युबल होता है। तो सोल्यूशन को क्या कर लेना, आपको कंसंट्रेट कर लेना टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिल्टर से क्या करना है, उसको फिल्टर आउट कर लेना है और उसको क्या करना है, ठंडा करने के लिए रख देना है, ठीक है। तो जो आपका प्योर कंपाउंड बनेगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बहुत ही प्यारे क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर किसी ने कॉपर सल्फेट का किया हो या किसी का भी किया ब्लू हो, कलर का बनता है हाँ, मैम। बहुत ही सुंदर क्रिस्टल्स बनते हैं। मतलब अगर तुम मास्टर्स में जाते हो ना, सपोज तुम मास्टर्स में जाते हो,
तो वहां पे जितने भी तुम्हारे सिलेबस में है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस, वहां तो टीचर, हालांकि हम नहीं करते थे सारे, हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, जितने भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस करते थे वहां पे आपको क्रिस्टलाइजेशन हर किसी का करना होता था, स्पेशली इनऑर्गेनिक में होता था ज्यादा। मेरे पास ऑर्गेनिक थी स्पेशलाइजेशन, तो मैंने ज्यादा नहीं की थी, मैंने फर्स्ट ईयर में की थी। बट हाँ, किसी की अगर स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक होती है तो वो भैया पूरी जितने भी एक्सपेरिमेंट करता है वो क्रिस्टलाइजेशन उसकी जरूर करता है, और इतने प्यारे क्रिस्टल होते हैं, बहुत ही प्यारे आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद जो फिल्ट्रेट किया बेटा, इधर देखो, जो फिल्ट्रेट, जो आप फिल्टर पेपर यूज करोगे उस पर इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, मानते हो कि नहीं मानते हो? और कुछ कंपाउंड भी होगा, 100% प्योरीफाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इफ द कंपाउंड इज हाईली सोलुबल इन वन सॉल्वेंट, मान लो आपका कंपाउंड जो है वो एक सॉल्वेंट में तो सोलुबल है, दूसरे में कम सोलुबल है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका मिक्सचर भी लेके ये सब कर सकते हो, रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हो। ठीक है, अच्छा, फिर बोलते हैं अगर आपके इम्प्योरिटीज जो है उसमें कलर है, जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट आपका, या कोई ऐसा कलर्ड कंपाउंड है, आपको उसकी इम्प्योरिटीज की वजह से कलर आ रहा है सपोज, तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करके। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करके कलर सब्सटेंस कलरलेस में चेंज हो जाएगा। तो यही प्रोसेस जो होता है क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ बेटा इसको, ये वाला है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटीज इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, बस। ठीक है, पढ़ लिया था ये आप लोगों ने उस वीडियो से? यस मैम। यस। नेक्स्ट चले हम सिंपल डिस्टिलेशन। देखो सिंपल डिस्टिलेशन क्या सीन है, ये अपन ने पढ़ा था 9th में, है ना। सिंपल डिस्टिलेशन में होता है कि अगर आपका दो कंपाउंड है, कंपाउंड ए और बी, अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है तो आप क्या करते हो, सिंपल डिस्टिलेशन लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एंड एलिनिन, आपको एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल मालूम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, देख पा रहे हो, इसका 334 केल्विन है, इसका 457 केल्विन है। आप इसको इजिली सेपरेट कर सकते हो बाय टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, हाँ। ठीक है, अगर जिसका 100 डिग्री से कम होता है ना आपका बॉइलिंग पॉइंट, उसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हो। और ध्यान रखना दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आप करते कैसे हो मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये सेटअप होता है, किया है क्या लैब में आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। नहीं किया? नहीं मैम। किया था। ये आपके हायर क्लासेस में ही होती है, ग्रेजुएशन वगैरह में। अब पता नहीं एमबीबीएस में तो नहीं होती होगी शायद। हाँ हाँ, अरे बहुत बार। 12th में नहीं किया, 12th में नहीं किया, हमारे स्कूल वालों ने भी नहीं कराया। तुम लोग वो तो कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं करवाई थी हमें तो। ठीक है, तो ये सब मैंने वहां किया था, अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में ही किए थे ये सारे एक्सपेरिमेंट। तो मैं इमेजिन कर पा रही हूँ इन चीजों को, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं लैब में ही खड़ी हूँ। बट आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप लोगों ने कर नहीं रखा। ठीक है, अच्छा, मैंने हाँ मतलब वीडियो तो नहीं बनाई थी, फोटोज थी। हाँ जी बेटा, फिर बोलो। मैम लैब में बिना परमिशन के जा सकते हैं कॉलेज में? लैब नहीं, लैब में बिना परमिशन के तो नहीं जा सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी जो लैब अटेंडेंट होते हैं। हाँ, मास्टर्स में मतलब लैब का तो आप लोगों का पूरा 3-4 घंटे की लैब होती है, वो आपकी थ्योरी क्लासेस के बाद आप लोगों की लैब होती है। हाँ, जा सकते हो, आपको कोई लेकिन ये नहीं वहां पे जा सकते हो, ये नहीं अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो वो सबके साथ होगा, सामने आपके प्रोफेसर बैठे होंगे उनके सामने। ठीक है, उनके सुपरविजन में आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी कर लो तुम तो आग लगा दोगे लैब में। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इधर देखो, ऐसा राउंड ब्लोटम फ्लास्क। हाँ, ये आप जो एपरेटस है वो अपनी लैब में देख सकते हो, आपकी लैब में होंगे, ये हर लैब में होते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क का ये वायर गोज है, नीचे से आप क्या देते हो, उसको आग देते हो, हीट करते हो। ठीक है, ये आपका ब्यूरेट स्टैंड होता है। ठीक है, और ये आपका देखो थर्मोमीटर तो डालना पड़ेगा ना, है ना। थर्मोमीटर के बजाय आप कैसे चेक करोगे कि कितना बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडेंसर है बेटा, कंडेंस क्या करेगा, वेपर को लिक्विड में चेंज करना इज कोल्ड। जल्दी बताओ, कंडेंसेशन बताओ। यस मैम। हाँ, तो बस जैसे आपने इसमें मिक्सचर डाला हुआ है, मान लेते हैं A+B, सपोज आपका A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो अगर A का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले ही वेपर बन जाएगा, है ना। और जैसे ही बनेगा यहाँ से आएगा
ठीक है, कंडेंस होके इस लिक्विड, इस वाले कॉनिकल फ्लास्क में जो है बिल्कुल ऐसा सेटअप ही करते हैं हम लैब में, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, वो सैंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अलग आपको मिल जाएगा लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले आ जाएगा। तो यस, आप सिंपल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपकी सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें आप किसको ध्यान रखोगे, ये जो वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट आप ये वाला जरूर ध्यान रखेंगे एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में बेटा। ठीक है, हाईलाइटर ले लेती हूँ बेटा मैं, ये वाला एग्जाम्पल इजी है क्या, ये तो इजी है, बताओ। ओके, उसके बाद है अगर मान लो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ तो मैम क्या करेंगे, ये भी आपके 9th में आता था, तो हम उस केस में करेंगे, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। इफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे तो भैया दोनों के वेपर बनेंगे, और पता चला जो तुमने ए सेपरेट किया है उसके साथ बी भी मिल गया तुम्हें। ठीक है, तो मेक श्योर जिसकी बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, ये देखो सेम काम है, कुछ नहीं करना, बस इसमें तुम्हें पत्थर डाल देने हैं। पत्थर नहीं है वैसे, पत्थर नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं ग्लास बीड्स। ठीक है, पत्थर नहीं है ये, ग्लास बीड्स। कंचे देखे हैं बचपन में, अभी भी देखे होंगे। यस बेसिकली वो ऑब्स्टेकल की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मिक्सचर है, ऑयल बाथ भी होता है लैब में, देखना अगर देखने का मौका मिले, ऑयल बाथ में करते हैं ये। ठीक है, इस लिक्विड को हमें डिस्टिल करना है बच्चे। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं अब ए और बी है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सपोज इसका 63 डिग्री सेल्सियस है और इसका अराउंड 66 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों वेपर बनेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, ये देखो ना, रास्ते में क्या लगा दिया, स्पीड ब्रेकर लगा दिया। अब जिसमें ज्यादा पावर है, ठीक है, वही ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो दोनों के क्या करेंगे, वेपर बनेंगे, लेकिन जिसकी इधर 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 आओ, कहाँ ध्यान दे रहे हो भाई, थोड़ा सा ही रह गया, देख लो इसको, 4 नंबर लेने हैं ना, देख लो इसको। ठीक है, तो जिसका मान लेते हैं ए वाले का बॉइलिंग, मान क्या लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वेपर तो उसके बनेंगे। इसमें वही बात होती है, जिसमें दम है वो भाग जाएगा, बाकी रह जाएगा नीचे। तो बच्चे दोनों के वेपर बनने स्टार्ट होंगे तो ऊपर जाएगा। तो क्या होगा बच्चे, जैसे ही ऊपर जाएगा कौन जीत जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी पास हो जाएगा इन ग्लासी बीड्स के थ्रू, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस है, यू कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो आपको लिक्विड डिस्टिल करना था वो आपको अलग मिल जाएगा और बाकी जो है इसमें रह जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली यही आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। आपको मैम इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। ये देखो, वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर आप उनको सेपरेट आउट करना चाहते हो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो यू कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन दैट केस। ठीक है जी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा वो ज्यादा जल्दी से भागेगा उन बीड्स के थ्रू, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, यस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी इवेपोरेट होगा, वो जल्दी उन स्पीड ब्रेकर को पार करके पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, यस मैम। चलूं आगे, क्लियर है ना, कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, एग्जाम्पल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब देखो नाम से देखो, आपकी जो डिस्टिलेशन है कितने टाइप की है, सिंपल, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और आपका स्टीम डिस्टिलेशन। तो अब हम तीसरा मूव कर रहे हैं, स्टीम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखो नाम से पता चला प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कौन से मिक्सचर्स लेने हैं, किसको आप प्यूरिफाई करना चाहते हो, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है मेरे बच्चों, ज्यादा है। एक मिनट रुको, हाइलाइटर कहाँ गया मेरा, ये रहा, देखो, दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत, क्योंकि देखो थर्मामीटर लगाओगे उसमें तो आप उतने का ही देख सकते हो ना, 100 डिग्री तक होता है आपका वो थर्मोमीटर, देखा होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा। ठीक है,
प्यूरिफाई लिक्विड, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है वो वाले कंपाउंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हो आप इस डिस्टिलेशन की हेल्प से, या वो वाले जो डिकम्पोज हो जाते हैं बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, या तो जिनका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता है या उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। एक बात बताओ, आप जिस लिक्विड को प्यूरिफाई करना चाहते हो अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही डिकम्पोज हो गया तो भैया प्यूरिफाई किसको करोगे? बताओ हाँ या ना। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं देनी आपको। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब आपके लिक्विड का प्रेशर बाहर के जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब लिक्विड जो है बॉयल होने लगेगा। तो ये बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं देनी कि व्हेन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, नहीं। जैसे सपोज दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, तो जब इसका प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा तब आपका क्या होगा, लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो व्हाई वी यूज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि अब हम क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम के थ्रू क्या करेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे, बाहर का प्रेशर। अगर बाहर का प्रेशर कम कर देंगे, इधर आओ, अगर बाहर का प्रेशर कम कर देंगे तो उसको बॉयल होने के लिए कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाएगा। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम कर दे, बताओ हाँ या ना। यस अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम कर दे तो जो आपके अंदर का मिक्सचर है, पहले मान लो वो यहाँ तक आने पे बॉयल हो रहा था, अब मैंने बाहर का प्रेशर ही कम होगा तो अब इतने पे ही बॉयल हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो जैसे जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है, आपका प्रेशर कम होता है। यस मैम। ठीक है, प्रेशर कम होता है। आपने वो सुना है क्या, वो जल्दी कुकिंग हो जाती है वहां पे, ऐसा मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको एरिया में, है ना। तो वो वहां पे प्रेशर कम होता है, इस वजह से। जो 11th वाले उनको 12th में बताऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन जो है वही उसी पे ही बेस्ड है। अब मैम एग्जाम्पल क्या है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्लिसरोल। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये मैं इसका एग्जांपल यही है, ग्लिसरोल। ग्लिसरोल क्या होता है, यही होता है क्या, ध्यान से देख लो। यस मैम। आपको बस यही एग्जांपल ध्यान रखना है, ग्लिसरोल में होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बहुत सारे ग्लिसरोल होंगे तो देखो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या होता है, अगर मान लो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तभी वो बॉयल होगा। अगर मान लो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से आने से पहले ही टूट गया, कुछ ऐसी चीज हो रही है, कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप किसको डिस्टिल कर रहे हो, आप करोगे ही नहीं फिर। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को ही रिड्यूस कर दो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा, ये वाला है ग्लिसरोल। ठीक है, ग्लिसरोल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्री। ठीक है, तो सोप इंडस्ट्री में हम जो है ग्लिसरोल को ऐसे ही सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो देखो ये आपका मैनोमीटर लगा हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या चेक करते हो, प्रेशर चेक करते हो, कितना कम ज्यादा किया आप लोगों ने। ये देखो दिस इज योर वैक्यूम पंप। ठीक है, तो इससे अगर प्रेशर कम करोगे तो आपका मतलब जो मिक्सचर है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगा, तो ना वहां पे डिकम्पोज होने का खतरा है और ना ही कुछ हो। देख पा रहे हो बच्चे? यस देख पा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही होगा। ये पूरा सेटअप होता है, ये मैंने भी नहीं किया लैब में। लैब में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं होती है। ठीक है जी, उसके बाद है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम एग्जांपल याद आ रहे हैं ना, मैंने कितने कौन कौन से बता दिए। क्रूड ऑयल फ्रैक्शनल में यूज होता है ना, और आपका ये ग्लिसरोल किस में यूज हो रहा है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टीम डिस्टिलेशन। जैसे तनिष्का ने पूछा था स्टीम वोलेटाइल क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करना पड़ता है बच्चे, आपको ध्यान रखना। इसमें ना ध्यान से एक चीज सुनना, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल। पहली कंडीशन, जिस सब्सटेंस को यू वांट टू सेपरेट, ठीक है, जिस सब्सटेंस को आप सेपरेट करना चाहते हो, ध्यान मेक श्योर कि वो आपका क्या होना चाहिए, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, मतलब वेपर बनाने की वो टेंडेंसी रखता हो। ठीक है, आर इमिसिबल इन वाटर। दो चीजें हैं, एक तो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से नीट का कि स्टीम डिस्टिलेशन किस पे बेस्ड है, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ, तब आप स्टीम डिस्टिलेशन करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते हो। ठीक ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, स्टीम डिस्टिलेशन में आपको स्टीम जनरेटर से, मतलब स्टीम प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है, स्टीम जनरेटर से, ठीक है। फ्लास्क को गर्म करना है। इधर देखो, यहाँ पे ये देखो, देख पा रहे हो, इधर आओ, ये देखो, ये आपका वाटर है, स्टीम पास कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, ये कंडेंसर लगा हुआ है, देखो कंडेंस होगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो आपने मिक्सचर लिया, कंपाउंड का मिक्सचर, अब क्या है इस कंपाउंड, इधर आओ, इधर आओ, इसमें क्या आपका मिक्सचर भी है और यहाँ पे पानी भी आएगा, यानी कि अब इसमें सिर्फ आपका मिक्सचर नहीं है, साथ ही साथ क्या है, वाटर के भी वेपर्स हैं, बताओ हाँ या ना, वाटर भी है इसमें। तो ये क्या करेंगे, दोनों चलेंगे, यहाँ से चलते 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 ही देखो यहाँ पे क्या हो गया, दिख रहा है आपको, ये दो कंपाउंड दिख रहे होंगे, दो लेयर आपको दिख रही होगी, ये आपकी मिक्सचर की है और जो कंपाउंड आपने लिया और ये वाटर है, दोनों का लेयर। तभी तो मैंने बोला ध्यान रखना, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए आपका कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो इमिसिबल होना चाहिए वाटर के साथ। तो यहाँ पे दो लेयर बन गई। तो आप क्या करोगे, फिल्टर से वाटर को अलग कर लोगे और जो आपका डिस्टिल्ड लिक्विड, जो आप जिसको आपको प्योरीफाई करना है, वो आपको अलग मिल जाएगा। मैम यहाँ पे हुआ क्या, कुछ थोड़ा खास समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना बेटा। जो आपने सैंपल लिया है, मिक्सचर लिया है, सपोज ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको बॉयल होना है। तो ये बॉयल कब होगा, जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसमें क्या डाल दिया आपने, वाटर, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, इसमें वाटर डाल दिया, अब आप स्टीम पास कर रहे हो। तो अब क्या होगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो पानी को आपने दिया है, ये बॉयल कब होंगे, इनका मिक्सचर कब बॉयल होगा, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, यही मतलब हुआ। यानी कि पहले जितना इसको टाइम लग रहा था, अब ये इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने इसके साथी को भेज दिया, पानी को भेज दिया। बताओ हाँ या ना। जैसे अगर मैं बात करूं, इधर आओ, टोटल प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर सपोज P1, इसका प्रेशर P2, ठीक है। प्रेशर किसकी वजह से होगा, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो वाटर है। जब इसका प्रेशर इन P1 प्लस P2 आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तभी आपका वो P के बराबर आएगा, मतलब तभी वो आपका बॉयल होगा, ठीक है। यस बोलो। तो मैं बोल सकती हूँ P इज ग्रेटर देन P1, P1 कम हो जाएगा। वाटर को आपने क्यों डाला है, वाटर को आपने इसलिए डाला है ताकि वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाए। इसका टेम्परेचर अब कम हो गया ना, ये देखो प्रेशर कम हो गया, तो इट मींस कम वाले टेम्परेचर पे ही बॉयल कर जाएगा, इस वजह से आपने ये डाला है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हो, एक बार मैं पढ़ के दिखा देती हूँ आप लोगों को, रीड कर देती हूँ बेटा, इधर आओ, ये देखो। In steam distillation, a steam from steam generator is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled, ठीक है, वहां से आपने steam पास की। The mixture of steam and volatile organic compound is condensed and collected, ठीक है। The compound is later separated from water using a separating funnel, separating funnel से आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। In a steam distillation, the liquid boils when the sum of the vapor pressure due to organic liquid and that due to water become equal to atmospheric pressure. Clear हो गया, तभी boil करेगा. That is P is equal to P1 plus P2. Since P1 is lower than P, अभी बताया, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. ठीक है, जितना उसका boiling point है उसके कम टेम्परेचर पे ही boil हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया, उसमें वाटर भी डाल दिया, ठीक है जी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है बच्चा, एग्जाम्पल है ये एनिलीन और वाटर का मिक्सचर। ध्यान रखना, एनिलीन और वाटर के मिक्सचर को आप स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हो बच्चे, सेपरेट आउट कर सकते हो। एक तो पानी होना ही होना चाहिए, ध्यान रखना, ये आपको पहचान बता रही हूँ स्टीम डिस्टिलेशन की, पानी। इसके अलावा आप लोगों का जो ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मैंने बताया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो स्टीम वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर मान लो अगर तुम्हारे पास ये आए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करना है, तो यू कैन यूज, मतलब आप दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये ऑर्थो है ये पैरा है, तो मैम हम स्टीम डिस्टिलेशन कर लेंगे। बताओ हाँ या ना। यस मैम। क्योंकि ये तो स्टीम वोलेटाइल है, यहाँ पे तो स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगी, बट इस केस में नहीं होगी, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटर, और जबकि ऑर्थो में क्या होती है, इंट्रा होती है, तो वो स्टीम वोलेटाइल होता है, पैरा नहीं होता। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद है बहुत सारा, आई नो, बट ये बहुत सिंपल है। मेन आपका क्रोमेटोग्राफी था। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये देखो लैब में आपको मिलेंगे ऐसे,
ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या टेक्निक होती है, ध्यान से सुनो। अगर इसमें भी वही आपको प्यूरिफाई करना है तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको फनल बोल सकते हो इसको, ऐसे लैब में मिलते हैं आप लोगों को। हाँ बस खत्म है, फिर क्वेश्चन करवा के आप लोगों को फ्री कर दूंगी बेटा, ठीक है। 9 बजे तक का था ना टाइम। तो इसमें क्या करना है, अगर मान लो यू वांट टू प्यूरिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपको क्या करना है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, आपको इसमें सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और सॉल्वेंट लेना है। और ऑर्गेनिक, इधर देखो, जब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम मतलब पानी होगा, it is separated by shaking it with an organic solvent in which it is more soluble in water। कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें क्या होगा, पानी भी होगा, ठीक है। और आपको सोलवेंट डालना, ध्यान रखना सोलवेंट आप ऐसा डालना कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। आपको पता है ना, लाइक डिसोल्व लाइक, ठीक है। तो सोलवेंट ऐसा डालना जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलुबल होगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ऐसा नहीं है कि 1 मिनट तक शेक करोगे, कम से कम 10 मिनट तक आपको कंटिन्यूसली शेकिंग करनी है। तो जैसे ही आप शेकिंग करोगे तो देखो इस तरीके से लेयर बन जाएगी, एक्वस लेयर नीचे आ जाएगा और ऑर्गेनिक, डिपेंड करता है डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इस फिगर में दिख रहा है कि एक्वस लेयर नीचे आ गई है और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट के साथ जो है मिक्स होके इस तरीके से 2 लेयर बना दी है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर लोगे, सेपरेट करोगे। ये नोजल खोलोगे, बीकर लोगे, एक में एक्वस लेयर अलग आ जाएगी और दूसरे में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। क्लियर है? यस मैम। चलो अब ये कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर का टेस्ट है। आ जाओ बच्चों, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसको आता है हैंड रेज कर लो, दोनों क्वेश्चन करो। द मोस्ट सुटेबल सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। मैंने कहा था ना कई बार, इतने पुराने क्वेश्चंस भी जो होते हैं रिसेंट ईयर्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। देख लो 2017, 1991, 1993 में आया हुआ है। ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, यस, स्टीम डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। और सेकंड का बी होगा। The best method for the separation of naphthalene and benzoic acid from their mixture। हाँ जी बोलो। Sublimation। यहाँ पे देखो बच्चों का हैंड रेज हुआ, 25 बच्चों ने हैंड रेज किया है, फिर भी बहुत कम है। 60 में से आधी जनता ने भी हैंड रेज नहीं किया है। चलो फिर भी ठीक है, ये टॉपिक मुझे लग रहा है ज्यादा इजी लगा है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्री बाय। बताओ भाई। मैम डी। डी ऑप्शन। डी। ठीक है, फ्रैक्शनल में मत करा देना भाई, डिफरेंशियल में तो स्टीम डिस्टिलेशन का मैंने तुम्हें बता दिया। एक वाटर होगा, एनिलीन हो सकता है, टोलिन हो सकता है, या ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो सकता है जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम लोगों को। ये करो, फिर मैं बताती हूँ ये कैसे सोल्व होगा, पहले तुम करना। इफ फ्लास्क कंटेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोहेक्सेन, ठीक है, एंड 3-methyl pentane, one of the liquid boil at 63 डिग्री सेल्सियस while the other boil 60 डिग्री। अब ये मत समझना 63 आइसोहेक्सेन का है और दूसरे का 3-methyl pentane का 60 डिग्री है। यहाँ पे ये गिवन नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ना। What is the best way to separate the two liquid and which of the following, which one will be distilled out first? मैम मिथाइल पेंटेन फर्स्ट होगा क्योंकि हेक्सेन जो है वो उसका मिथाइल पेंटेन जो होगा वो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे First। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे कहाँ गिवन है कि आइसोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है और मिथाइल पेंटेन का 60 डिग्री सेल्सियस, ऐसा है क्या? पहले बताओ, दिया हुआ है क्या? मैम ब्रांचिंग जो उसमें 6 कार्बन है और उसमें पेंटेन में 5 है। कर दो पिटाई, 3-methyl पेंटेन में 5 कार्बन है। मैम ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन मैम ए ही होगा, ए। चलो मैम, आंसर क्योंकि तो ठीक है। मैम मैंने मतलब यस मैम 6। देखो अभी चलो ठीक है, आप लोगों ने जो गैस किया वो बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा, मैं बना देती हूँ। दिस इज योर आइसोहेक्सेन, एक बार बना लो बेटा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। दिस इज योर आइसोहेक्सेन, एक बार देख लो। और ये तुम्हारा मिथाइल पेंटेन है, 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन।
यस मैम। ठीक है, ठीक है ना, देखो ठीक है। तो इसमें आपको ना ऐसे सोचना था बेटा, दोनों ही सेम है, ब्रांचिंग तो उसमें भी, ये अनसिमेट्रिकल है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना ये, और सिमेट्रिकल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि ये 63 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेगा, ठीक है, और आइसोहेक्सेन जो है 60 डिग्री पे बॉईल करेगा, तो वही जिसके कम है वो फटाफट उड़ जाएगा थ्रू ग्लासी बीड्स, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसकी टेक्निक होगी। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन, हालांकि दिस इज फ्रॉम योर जेई, बट अच्छा कॉन्सेप्ट था ये वाला जो लास्ट पूछा था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिस्टिल्ड आउट फर्स्ट, वो अच्छा था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें पता ही है किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, है ना। आपका सबसे पहले आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी चेक कर लेना तुम लोग, बराबर आना चाहिए वैसे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आप सरफेस एरिया देखोगे, बट यहाँ पे भी ब्रांचिंग, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ज्यादा ब्रांचिंग है, ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को फटाफट से, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैम इल्यूटेड मींस कहाँ पे लिखा हुआ है, इल्यूटेड बाय वो सोलवेंट है ना आपका, इल्यूवेंट, यस मैम। हाँ, 2 कंपाउंड्स 1 and 2 आर एल्यूटेड बाय, एल्यूटेड किससे, सॉल्वेंट, इस एक्चुअली ना केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं एल्यूटेड, जो आपका मोबाइल फेज होता है ना, ठीक है, उसको बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। वैसे तो हालांकि यहाँ पे कॉलम की जगह टीएलसी इनको यूज करना चाहिए था, बट ठीक है कर लोगे वैसे भी तुम। अच्छा, ए का एड्सॉर्प्शन पावर जो है ज्यादा है, यस मैम। तो क्या करेगा, तो मैम सेकंड वाला बताओ। जल्दी मूव करेगा ना। मैम बी होगा। यस, वेरी गुड, मैम बी। ठीक। अगर इन्होंने यहाँ पे टीएलसी लिखा होता ना तो और ज्यादा जल्दी आंसर कर देते, सेकंड वाला जो है जल्दी मूव करेगा, फर्स्ट वाला स्लो मूव करेगा, हालांकि ये भी ठीक था, बट रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, फर्स्ट वाले का कम होगा, इसमें गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो सेकंड वाला जितना फास्ट मूव करेगा उतना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेस लाइन से, तो आरएफ वैल्यू जो होगी ज्यादा होगी, तो अपने आप को 5 मार्क्स दे लो। इससे इससे बाहर मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर क्वेश्चन बना पाएगा, मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो फिर भी मैंने जितने क्वेश्चन और बनते थे वो देखो मैंने दे दिए आप लोगों को यहाँ पे, आप मजे से कर लेना। और जो 11th क्लास वाले, क्योंकि 11th वाला लिंक शेयर किया था, तो जो 11th क्लास वाले बच्चे, मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करूंगी आप लोगों का मंडे से, मंडे से, और जो बेटा 12th क्लास में उनका अपना मोल कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर बचा हुआ है 1 जनवरी को मैं वो स्टार्ट करूंगी। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड ये जो साल आप लोगों के लिए आ रहा है ना, जम के मेहनत करनी है, क्योंकि 5 मई को जो है डिसाइड होगा कि आप लोग आगे जो है किस साइड में जाने वाले हो, ठीक है। तो अपनी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और मुझे नहीं, आप 12th वालों के लिए, तुम लोग तो 2025 में जाओगे ना ठीक है, ठीक है। तो 11th वालों के लिए ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है कि आप लोगों के पास टाइम है, मैंने आप लोगों को पूरा 11th करा दिया है, अब आप लोगों के हाथ में कि आप लोग कितने अच्छे से रिवाइज करते हैं। बाकी मैं आप लोगों की रिवीजन क्लास भी लगाऊंगी, सो डोंट वरी। और जल्दी से अब मुझे बता दो, मुझे पता है कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुझे समराइज कर दो मोटा मोटा जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, ठीक है। हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्रोमा मतलब होता है कलर, इसके अंदर हमने स्टेशनरी फेज के बारे में पढ़ा था जो हमारी होती है एड्सॉर्बेंट, इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़े थे सिलिका और एल्यूमिना। फिर हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था, फेज या फिर फेज होती है, ये मिक्सचर होता है हेक्सेन का और इथाइल एसीटेट का। फिर हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक थे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी थी पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन के अंदर हमने 2 पढ़े थे, कॉलम और फिल्टर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन पढ़ा था और आपने पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी।
और आप ये देखो, मैं बार बार ना क्लोरोफॉर्म लिखने लग जाती हूँ, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, स्पेलिंग को देख लेना एक बार, ठीक है। एड्सॉर्प्शन में आपकी 2 आती थी, टीएलसी और कोलम आती थी, ठीक है बच्चों। हाँ, शिवानी आई थिंक स्टार्टिंग से लिखने लग गई थी, उसको पता था खुशबू मैम समराइज करवाती है क्लास को, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों से ना 5 नंबर का टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम क्या था, जल्दी से चैट बॉक्स में डालो, 5 नंबर का टेस्ट लूंगी, पार्टिशन, ट्राई करो, चैट बॉक्स में लिखो, है ना, यस, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी थी, पार्टिसिपेशन नहीं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हाँ, टीएलसी वाली जो क्रोमेटोग्राफी थी आपकी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड थी बेटा, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड? 2 मिनट में, हाँ, कैपिलरी एक्शन पे, कैपिलरी एक्शन पे, ठीक है, वेरी गुड। एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी ग्रेविटी के, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से जो नीचे होता था वो फटाफट आ जाता था, ठीक है, और टीएलसी में बिल्कुल उल्टा होता था, ठीक है, याद कर रहे हो? अच्छा, टीएलसी में एक हमने रिटार्डेशन फैक्टर पढ़ा था, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था रिटार्डेशन फैक्टर? और एब्जॉर्प्शन और पोलैरिटी, वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन और पोलैरिटी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल सेम थी एज टीएलसी। उसके अलावा मुझे ये बताओ, अगर मुझे एनिलीन और वाटर का सेपरेशन करना है तो मैं कौन सी डिस्टिलेशन प्रेफर करूंगी? स्टीम डिस्टिलेशन, वेरी गुड। अगर मुझे क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करना है तो उसके केस में मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, क्रूड ऑयल वाली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गई, ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, और अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस है, 100 से कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? नॉर्मल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कौन सा रह गया अपना? अच्छा, अगर मुझे ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट करना है तो मुझे कौन सी यूज करनी पड़ेगी? रिड्यूस करना पड़ेगा प्रेशर। अर्पिता को पता चल गया था कि रिड्यूस प्रेशर वाली रहेगी थी एकदम से, इसका रिड्यूस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके कुछ नीट वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू, इसको मस्त मजे से कर लेना, और मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नए साल में, ठीक है। तो 2024 में मिलूंगी मैं भैया आपसे, अच्छे से मेहनत करनी है। आई नो ये नया साल है तो एक नया जोश होगा आप लोगों में, तो इस जो ये जोश है उसको मेंटेन करके रखना। जो 2024 का पेपर देने वाले हैं वो मई तक अपने प्लीज जोश को यहाँ पे रखना, ऐसे नीचे मत आने देना। और जो बाकी 2025 में देने वाले हैं वो भी अपने आप को रेडी कर लो। एंड यू आर लकी बच्चों, जो लास्ट ईयर का मेरा बैच था वो मुझे 12th में मिला था, 11th को मैंने उनको नहीं पढ़ाया था, बट यू आर लकी कि आप लोगों ने 11th भी कंप्लीट किया है, तो ये आप लोगों के पास एडवांटेज है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ पुराने बच्चे होंगे, जैसे अभी एक स्टूडेंट, मैं नाम भूल गई अभी, ठीक है, तो पूजा, ठीक है, तो इन्होंने नहीं पढ़ा था मुझसे 11th, आप लोगों ने 11th पढ़ लिया है, और हम इसको रिवाइज भी करेंगे। और मतलब हम ये कोशिश करेंगे बेटा, जो 11th क्लास में बच्चे हैं, कि आप लोग कम से कम 3 से 4 बार नीट के PYQs 11th में ही लगा लो केमिस्ट्री में, क्योंकि 12th में आओगे तो आप लोगों का बोर्ड का प्रेशर होगा, तो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक मतलब हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो वो वाली चीज। बाकी जो 12th में है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और जरूर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, बिकॉज हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। मेहनत, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेहनत हमेशा काम आती है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। टीचर तो अपना काम कर रहा है, टीचर कैटलिस्ट की तरह है आप लोगों की लाइफ में, राइट, लेकिन अल्टीमेट आपको ही अपने ऊपर काम करना है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अभी आप लोगों की जो 7 दिन का ऑफ मिला है, कुछ स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लास भी आए नो, तो अगर आप लोग स्कूल नहीं जा रहे, मैं तो कहूंगी ऑफ ही लेना चाहिए आप लोगों को, तो जम के